चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अब हम सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मदर ऑफ ऑल लॉज, है ना। तो सारे के सारे जितने भी लॉ हैं भारत में, जितने भी एक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, जो भी है, सबकी मदर कौन एग्जैक्टली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मदर क्यों कहते हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी भी चीज, है ना, जीव, जीव समझते हैं, लिविंग क्रिएचर, जीव कहते हैं उसको, लिविंग क्रिएचर्स का ओरिजिन कहां होता है? मदर में। चाहे कोई भी लिविंग क्रिएचर उठा लीजिए आप, सबका ओरिजिन कहां एग्जैक्टली? मदर में, है ना, है कि नहीं? तो इसलिए हम, चूंकि भारत के जितने भी लॉ हैं, बी इट द एक्ट और द रूल्स और द रेगुलेशंस और द नोटिफिकेशन और द ऑर्डर्स और द केस लॉज, सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं क्या एग्जैक्टली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लॉज। तो भारत के जितने भी लॉज हैं, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, पार्टीशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन लॉज, एवरी लॉज हैव द ओरिजिन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे जितने भी लॉज हैं, उनकी माता के पास हम पहुंच चुके हैं, ओरिजिन के पास पहुंच चुके हैं। बहुत इज्जत धर्म के अनुसार हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। हमारे लिए मात्र एक चैप्टर है, लेकिन अगर आप LLB में जाएंगे, है ना, तो वहां पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि CSEET में भी ये है, तो बहुत सारे बच्चे हल्का सा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और खासकर जो बच्चे यहीं CSEET पढ़े हुए हैं, मुझे लगता है वो मेरा ही वीडियो पढ़े हुए हैं CSEET में, तो उनको मैं रिपीट होता हुआ नजर आता हूँ। लेकिन, है ना, अलग सिचुएशन में अलग तरीके की कुछ कुछ बातें मैं करता हूँ, है ना। तो इसलिए पूरा रिपीट नहीं लगूंगा, बोरिंग नहीं लगूंगा। कितने बच्चों ने मेरा वाला वीडियो देखा हुआ है CSEET में? अच्छा, फेस टू फेस ही पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, इस बार एडहॉक शेड्यूल हो गया, इसलिए CSEET वाले को बुला नहीं पाए, नहीं तो CSEET वाले को भी जनरली हम लोग बुलाते हैं, है ना, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा पढ़ा देता हूँ जितना तुम्हारे उसमें है CSEET में, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा में कोई दिक्कत थोड़ी है, कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, दुख को छोड़ के। नहीं मालूम चल, दुख भगवान करे दुख दूंगा, ज़्यादा दीजिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो पढ़ना शुरू करें। द मदर ऑफ ऑल लॉज, पूरे किसके साथ? सम्मान के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। अब मेरा हमेशा मानना रहा है, दुनिया में सबसे ऊंचा पद जो है वो किसका है? माता का है, मदर का है कि नहीं। सबसे ऊंचा स्थान, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, सबने माता को सबसे ऊपर रखा है कि नहीं। इसलिए मदर ऑफ ऑल लॉज का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, है ना। तो पूरे सम्मान के साथ पढ़ेंगे। आप सम्मान कैसे देंगे? सर हम चुप रहेंगे, जब आप बोलेंगे बोलने के लिए तभी हम बोलेंगे, हम बीच में कुछ कमेंट्री नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आंखों से नहीं, कानों से नहीं, दिल से पढ़ेंगे, दिमाग से नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो इस चैप्टर को क्या दिमाग में जगह देना है? नहीं, दिल में जगह देना है ना। क्योंकि ये सारे लॉ का ओरिजिन है, और हमारा भी ओरिजिन दिल ही तो होता है कि नहीं होता, पहले बताइए आप, है ना। तो इसलिए मदर ऑफ ऑल लॉज को हम पढ़ेंगे दिल से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं हम किससे? दिल से, ठीक है। तो चलिए एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। भारत का संविधान लिखो। भारत का संविधान। एक तो संविधान लिखने बहुतों को नहीं आएगा, लिख लोगे संविधान, भारत का संविधान। देख रहे हो, गूगल सर्च कर रही है भारत का संविधान हिंदी में, देखो, है लिखा, लिखा। चलो जरा बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोड़ दो, बहुत बहुत मेहनत हो गया तुम लोगों को, छोड़ दो, है ना। अच्छा, पढ़ने का मन है, चलो पढ़ो। ऐसे ही मदर ऑफ ऑल लॉज है, नहीं पढ़िए 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 पढ़िए।
पढ़ लिया? चलिए, चलो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? क्या लगता है ये भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है, इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज। क्यों? क्योंकि सारे लॉज का, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का, सबका ओरिजिन कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जहां ओरिजिन होता है हम उसको मदर ही बोलते हैं, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इतने बड़े देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में ले चलता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से भारत में बनाया गया, है ना। हम आजाद कब हुए? 1947 में। पर तुम्हें क्या लगता है एकाएक आज़ादी मिल गई या आज़ादी का एक सिचुएशन बनने लगा था, 2-3 साल पहले से पता चलने लगा था? 2-3 साल पहले से वो पता चलने लगा था। ऑफिशियल डिक्लेरेशन 1947 में हुआ, है ना। तो देखिए 1946 में ही, 1946 में ही एक आज़ाद देश का आज़ाद संविधान, आज़ाद देश का आज़ाद संविधान लिखने की कोशिश शुरू हो गई, है ना। कोशिश में सबसे पहले क्या किया गया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन। लिखो, लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, पिछले पेज पर जाओ ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां लिखा हुआ वहां क्या लिख दो? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। उनको ये काम दिया गया कि देखो भाई अब ये देश आजाद होने जा रहा है, तो एक आजाद देश का आजाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या काम दिया गया? एक आजाद देश का आजाद संविधान आप लिखो। ठीक है जी। क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अकेले ये काम हो जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मैटर्स पे कमिटीज बना दी? जैसे आजाद देश के अंदर टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा, सरकार का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, नहीं समझे आप? तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, जुडिशियरी किस तरीके का होगा, लेजिस्लेचर किस तरीके का होगा, एग्जीक्यूटिव किस तरीके का होगा, है ना, टैक्सेशन किस तरीके का होगा। अलग अलग मुद्दों पे इन लोगों ने क्या बना दी? सब कमिटीज बना दी। उनको बोला गया तुम इस मुद्दे पे हमें रिकमेंड करो, तुम इस मुद्दे पे हमें रिकमेंड करो, तुम इस मुद्दे पे हमें रिकमेंड करो कि आज़ाद देश का आज़ाद संविधान इस मुद्दे पे कैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी कमिटीज ने अपने अपने रिकमेंडेशंस बना के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनके रिकमेंडेशंस को 26 नवंबर 1949 को मान लिया। तो 26 नवंबर 1949 आप देखिएगा, जब भी आप प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके, उसमें एक जगह 26 नवंबर भी आता है। वो कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें 26 नवंबर वर्ड आता है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि जो इतनी भी कमिटीज थी उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया होगा। अरे कमिटीज़ के जैसे किसी कमेटी का 20 पेज होगा, किसी का 40 पेज होगा, किसी का 100 पेज होगा, किसी का 1000 पेज होगा, सबको जोड़ के मिला के लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक ठाक करके आर्टिकल में सजा के, किसमें सजा के? आर्टिकल्स में सजा के एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया होगा, और फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया गया, और फाइनली भारत में इसको इफेक्टिव कर दिया गया। कब से? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950, है ना, ये वो दिन है जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत में क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, है कि नहीं? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि इसी दिन आजाद देश का आजाद संविधान लागू किया गया। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलो जल्दी से बोलो कितने स्टेप में हो, क्या क्या हुआ? अच्छा, आज़ादी से याद आया कि तुम लोग अपना मुंह मत सुखाओ, जो मैंने कार ली है उसका पार्टी मैं दूंगा, है ना, कुछ, हाँ मैं दूंगा। तुम लोग ना मासूम चेहरा बना लिए, काहे मैं देख रहा हूँ। हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ आया होगा, मैं क्या करूँ। तो ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है सब। तो अब मैंने बोल दिया, अब तो खुश हो ना, एकदम खुश होके पढ़ो। हाँ लेकिन ये है कि तुम वो जो हितेश सर से कंपैरिजन करोगे कि उनके लेवल का दूंगा, बेटी नहीं हुई है मेरी, है कि नहीं? ठीक है, कार हुआ नहीं, कार हुआ मतलब कार, हाँ मतलब समझ रहे हो ना तुम। हाँ तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मैं लेमन जूस खिला के छोड़ दूँ। क्या होता है लेमन जूस? 25 पैसे का टॉफ़ी, चलेगा ना? अच्छा थोड़ा बड़ा, थोड़ा 7 सीटर कार है तो थोड़ा सा और बड़ा,
अच्छा अच्छा, है जूस चाहिए, ठीक है, दो दो बूंद जूस पिला दूंगा सबको, क्या हो गया, है कि नहीं, है ना, दो बूंद जिंदगी के। अच्छा चलिए, कुछ भी सोचूंगा, लेकिन आज कौन सा डे है? फ्राइडे। आप देखो एडहॉक बेसिस पे इतना जल्दी तो कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग हो भी तो बहुत, तो इसलिए जो है मंडे को हम कोशिश करेंगे। संडे की रात से ही मुझे बताते रहने का कि सर मालूम है ना कल आपको पैसा खर्च करना है, जिससे कि मैं पहले से अरेंजमेंट कर सकूं एंड सो दैट यू कैन एंजॉय पीसफुली, है ना, ठीक रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आइए, चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से इफेक्टिव हुआ भाई? 26 जनवरी 1950। सबसे पहले बताइए क्या लगता है तुम्हें, ये शॉर्टकट डॉक्यूमेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड। कितने आर्टिकल हैं इसमें? अब सारा बच्चा बोलेगा सर एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन, और यहां देखिए 395, आईपीसी में देखा था 511 था। सर ये बताइए मदर, एक्चुअली आप समझते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल बोलता है, सिद्धांत बोलता है, छोटी छोटी बातें थोड़ी करता है, इसलिए यहां पे हम सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इसका हर लाइन एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रीन है कि नहीं? तो इसलिए यहां पे 395 आर्टिकल। एक्चुअली देखो ऐसे है 1 से 395, अब बीच में अमेंडमेंट वाला सब जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ऐसे तो कंपनीज एक्ट में भी देखोगे तो 470 सेक्शन थोड़ी है, कितने सेक्शन, 10A, 6A, ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट वाले सेक्शन है। तो अगर तुम ऐसे पूरा नंबर वाइज गिनोगे तो वो तो 500-600 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें अमेंडमेंट वाले बहुत सारे होंगे, जैसे जीएसटी। अब जीएसटी तुम लोगों को पढ़ा दिया, मैंने थोड़ा सा तो पढ़ा ही दिया। जीएसटी का 1-2 चैप्टर में तुमने देखा था कि कुछ आर्टिकल जोड़े गए, 246A याद है, 269A है ना, 269A, 279A, ये सब था। अब बताओ वो सब मैं जोड़ूंगा तो ऐसे तो 395 से ज़्यादा हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे याद है जब जीएसटी आया था ना तो बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर आप 395 लिखते हो, पर जीएसटी के आने की वजह से बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। मैंने कहा अरे भाई नंबरिंग तो लास्ट में खत्म 395 पे हुआ ना, क्या ऐसे तो कंपनी लॉ में घुसोगे तो कंपनी लॉ में 470 पे खत्म हुआ है, लेकिन पूरा गिनूंगा तो 500 सेक्शन हो जाएगा, तो 500 से भी ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा। तो इसलिए वही वाली बात है कि ये गिनती में से 1 से लेके कहाँ तक, 395 तक लास्ट। अच्छा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? अच्छा कंपनी सेट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 29, जिसको चैप्टर्स बोलते हैं वहाँ, है ना। और लास्ट में कितने शेड्यूल्स हैं इनके? अपने कंपनी लॉ में कितने हैं? ठीक है, तो चलो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल्स, याद रहेगा तुम लोग को। तो कॉम्प्रिहेंसिव तो है ही। आइए तुम्हें मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। अब सबसे ऊपर क्यों है? भारत में स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे भारत में डुअल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसने बताया भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हो आप। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रॉडली 2 चीजों के लिए जाना जाता है, बताओ। पहला स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस ढंग से होगी वो भी कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये 2 मेन अट्रैक्शन है, ये 2 मेन अट्रैक्शन है। लिखो 1-2 लिखो, लिख लिया? अच्छा मेरे से पहले लिख ली थी, चलो आइए। अच्छा क्या इसको सबसे सुप्रीम माना जाता है? और क्या इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है भारत के सारे लॉ पे? क्या कोई लॉ इनके खिलाफ जा सकता है? इनके खिलाफ जाएगा, मारा जाएगा, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लगा हुआ है? नॉट विस्टैंडिंग, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग द नॉट विस्टैंडिंग इफेक्ट ओवर ऑल द लॉज ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी लॉ हैं उनका ओरिजिन कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इनको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लॉज। माता श्री, माता, मॉम, मम्मी, यही सब ना, ये सब तुम लोग बोलते हो ना, माँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माँ। चलिए अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, और क्या है एग्जैक्टली बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में आपको याद हो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, बोलो कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एडमिनिस्ट्रेटिव को ही एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तुम लोग को एक लॉ तो एक चैप्टर पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, देखा वहाँ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ाया नहीं था? अभी पिछले ही चैप्टर गया लग रहा मुझे,
ठीक है, चलो कोई दिक्कत? हाँ जी, इन तीनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर कहाँ से मिलता है एग्जैक्टली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिलता है ना। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में मैंने आपको कंपनी लॉ में भी पढ़ाया था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बताओ तो क्या हेडिंग आ रहा है? ठीक है, आपको मालूम होगा सोसाइटी के 3 पिलर्स हैं, इसमें से एक भी हिला तो सोसाइटी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। द फर्स्ट इज, सेकेंड इज, इसे को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। थर्ड, लेजिस्लेचर का काम, एग्जीक्यूटिव का काम, जुडिशरी का काम, और टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय इंटरप्रिटेटिंग द लॉज। लेजिस्लेचर भारत में 2 लेवल पे, द फर्स्ट इज, सेकेंड इज, सेंट्रल लेवल पे कौन है, स्टेट लेवल पे कौन है, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूटिव के अंदर देखेंगे तो 2 मेन बॉडीज होते हैं, एक तो गवर्नमेंट, दूसरा रेगुलेटर्स। गवर्नमेंट के नीचे रेगुलेटर आता है ना। अब जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो इसका भी 2 लेवल है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे भारत सरकार और स्टेट लेवल पे राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर्स जैसे सेबी, आरबीआई, सीसीआई, ये सब बहुत तरीके, आईआरडीए है ना, एफएसएसएआई है ना, ये सब बहुत तरीके के क्या हैं एग्जैक्टली आपके रेगुलेटर्स हैं जो भारत सरकार के अंदर ही काम करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। क्या है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जुडिशियरी 2 तरीके का, नॉर्मल जुडिशियरी जिसको कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कुछ होता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे ट्राइब्यूनल्स, बोर्ड, कमीशन। किसी भी अथॉरिटी के नाम के लास्ट में ट्राइब्यूनल लग जाए, बोर्ड लग जाए, कमीशन लग जाए तो वो क्या कहा जाता है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। याद रहेगा? तो ये तुम लोग को याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। चलो बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आएगा? याद रहेगा तुम लोग को? चलिए, तो ये तो तुमने बहुत बार बहुत जगह पढ़ा हुआ है। तुम्हारे बुक में ये चार्ट बना हुआ है, तभी तो इतने शांत हो तुम लोग, नहीं तो अभी तक छपाई प्रोसेस शुरू था। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो हमारे सोच को दर्शाता है कि हमारा मतलब हमें अपने देश को किस तरीके से चलाना है, हम कैसे लोग हैं? क्या हमारी सोच को दर्शाता है? यस। तो देखिए, कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशन की आइडियोलॉजी और नेशन के सिस्टम को बताता है। मतलब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हम सेकुलर हैं तो हम सेकुलर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है कि हम सॉवरेन हैं तो हम सॉवरेन हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देख के कोई भी फॉरेनर ये समझ सकता है कि ये देश कैसा होगा और इस देश के लोग कैसे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी हम लोग को मालूम ही है हम कैसे हैं। जितने भी अदर लॉज हैं भारत में, उसका प्राइम सोर्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, आइए थोड़ा प्रियम्बल पढ़ें क्या, है ना? कितने लोगों को प्रियम्बल पूरा याद है? स्कूल में प्रियम्बल होता था। बताओ कितने लोगों को प्रियम्बल याद है? कहा अभी सर, अभी इसको रखे रहिए बस आप सामने। अभी देखिए हम खड़े होकर पूरा बताते हैं आपको। मेरे स्कूल में बड़ी लंबी असेंबली होती थी, 45 मिनट्स। पता नहीं तुम लोग यहाँ कितने की होती थी? हाँ झूठ, 45 मिनट्स का नहीं होता है। तुम लोग यहाँ होता होगा 30 मिनट्स। 45 मिनट्स है सरकारी स्कूल में होते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्लास खत्म होने के बाद जाते वक्त? अरे असेंबली तुम लोग यहाँ होता है स्कूल में कि नहीं? मेरे स्कूल में 45 मिनट धूप में खड़ा रखते थे और लाइंस लगवाते थे, है ना? और हाँ, लाइंस लगते हैं ना अलग अलग क्लास का, 8A, 8B, 8C, ऐसे करके। अगर 8C में कम बच्चे हैं तो 8B वाला भी घुस जाओ। ऐसे ही चलता था ना। मेरा ज़्यादातर सेक्शन डी रहा,
या तो डी या सी। अरे वो रोल नंबर के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे एडमिशन होता है ऐसे ऐसे करते थे ना ये लोग ही। अब इसमें तो डी का मतलब मैं डी टाइप का हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो डी रहा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बढ़ते गए तो डी में बच्चे बहुत कम होते गए, तो उठा के हमें सी में मर्ज कर दिया लास्ट में 10th में आके, है कि नहीं। उसमें फिर बदमाशी दो तरीके के गैंग थे, डी वाला और सी वाला। वो गैंग चलता था ना तो क्लैश ऑफ गैंग होता था। मैं भी मारपीट में उतरता था, मार खाने से पहले भाग जाता था। एक बार बस मार खा गया था मैं। तो भी जो बच्चे उधर के होंगे, समस्तीपुर में रेलवे का बहुत बड़ा वो है, रेलवे का मतलब हेड है वो, तो वहाँ डीआरएम ऑफिस है, मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस है, उसके सामने ही मारपीट हो गया था मेरे से, है ना। मैं अकेला था और एक मेरे एक असिस्टेंट था, मैं उस समय भी असिस्टेंट रखता था मैं, ठीक है, छोटे जूनियर को नहीं रखते असिस्टेंट। तो मुझे तो एक दो थप्पड़ मारा, थप्पड़ क्या मारा, घूसा मारा डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, गुस्सा मारा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी कर दिया मैंने, मार खाने से बचने के लिए तो करना ही पड़ेगा। दो मारा, मेरे असिस्टेंट को बहुत मारा, बेल्ट बेल्ट से मारा। और उसके बाद जो आया, एक्चुअली वो मेन पार्टी था, वो उस गुंडे के साली के चक्कर में था। तो आप एक बार, तो गुंडे के साली के चक्कर में तुम रहोगे तो तुमको छोड़ेगा वो। उसको बेल्ट बेल्ट मारा। वो आया, मुझे दिखाया खोल के पीछे के, देखिए ये हाल है। मैंने कहा ठीक ही हुआ है, तुमको बोल रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे ना गैंग वॉर सब ज़्यादातर इन्हीं वजह से होता है ना। तो बहुत, हाँ, लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में बड़ा मारपीट होता है वहाँ पे। तो मैं तो 2 ही थप्पड़ खाया, मुझे बस इसलिए मारा गया कि आप इसको क्यों नहीं समझाते। मैंने कहा समझाने के लिए मारोगे तुम मुझे, है कि नहीं। उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे मेरी दोस्ती उस गुंडे से दोस्ती हो गई बाद में। हाँ नहीं, फिर मैंने अपना सोर्स लगाया। उस समय वहाँ डिज्नीलैंड लगा हुआ था, मुझे आज तक याद में कितना गुंडा टाइप का था डिज्नीलैंड। मैं अपने उसके बड़े गुंडे को सोर्स लगा के उससे बुलवाया। फिर उसने बोला कि तुम्हें मालूम नहीं ये आदमी कौन है, तुम जानते हो ये मेरे साथ रहता है। तो अरे दोस्ती करी, दोस्ती की। मैंने कहा थप्पड़ का क्या होगा, कहा छोड़िए ना, जाने दीजिए। उसके बाद मैं भी काफ़ी, इसलिए फिर मुझे वहाँ से भेज दिया गया दिल्ली। पापा ने दिल्ली भेज दिया कि बिगड़ जाएगा, यहाँ पे मारपीट कर रहा है। देखो वो दिन था और आज का दिन है। आज मर्जर करा रहा हूँ, टेक ओवर करवा रहा हूँ, अमालगमेशन करवा रहा हूँ। और उस समय तो बस वाइंडिंग अप करता था सबका, है कि नहीं। तो सबके इतिहास में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी रहती। खैर वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मूव ऑन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, मूव ऑन। कितने बच्चों ने लाइफ में मूव ऑन किया है, क्या इस मतलब हम मूव इन थे। मूव ऑन तो बहुत लोगों ने किया। मैं चेहरे को देख के मैं बहुतों को समझ जाता हूँ। जैसे इन सब बातों पे मैं देखता हूँ रिएक्शन ऐसे देते हैं, कुछ नहीं, इस सब में हम देख चुके हैं। कुछ लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं कि मैं समझ जाता हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं लाइफ में, है ना। एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोग गिर जाते हैं इन सब चीज़ों में। आइए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली, प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवासना, क्या, प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना, यस, है ना। चलिए शांति से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। प्रियम्बल में जरा पढ़िए तो एक बार सारे लोग मिलके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पढ़ो। सब पढ़ना, छोड़ना मत कोई। नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ लिया। प्रियम्बल पढ़े भी कुछ नहीं होगा, बिना प्रियम्बल कुछ नहीं, है ना। जो प्रियम्बल नहीं पढ़ा बेवकूफ है। देखिए क्या दर्शाना चाहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख रहे हैं उसके शुरुआत में प्रियम्बल आता है। तो हम लिखेंगे आर्टिकल वाइज, वो अलग चीज है, लेकिन हमारी मेन भावना इतनी ही है, इसी को हम आर्टिकल के फॉर्म में आगे लिखेंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक स्टेट की तरह समझते हैं। स्टेट मतलब हम भारत को ऐसा देश समझते हैं जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। और हम अपने सिटीजन्स को जस्टिस देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा के साथ हम इस देश को चलाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखिए इन सबों का मतलब क्या है, पहले वो मैं समझाता हूँ। आइए देखिए, ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे ना, सेकुलर, सॉवरेन, ये सब,
इसका क्या मतलब है, इधर देखो। सबसे पहले सॉवरेन का मतलब होता है, कहीं होगा तुम्हारा चार्ट बना हुआ, सॉवरेन का मतलब होता है कि भारत एक आजाद देश है। देखो यहां लिखा ना, नेशन इज टोटली फ्री ऑन इट्स ओन एंड इट्स डिसीजंस पॉलिसीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर नेशन। मतलब हम किसी दूसरे देश के हिसाब से चलते नहीं हैं, हम पूरे सॉवरेन। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अमेरिका या दूसरा कोई देश अगर भारत के इंटरनल मैटर्स में कुछ बोलता है तो भारत सरकार यहाँ से बोलती है कि हमारे सॉवरेनिटी में आप मत घुसिए, वी आर फुल्ली सॉवरेन, और हमारे सॉवरेनिटी को आप अफेक्ट मत कीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, हमारे देश में कुछ भी हो रहा हम देखेंगे। आप कौन होते हैं बाहर से बोलने वाले, नहीं समझे? जैसे कुछ देश की आदत है ना, हमारे इंटरनल्स मामले में इंटरफेयर करने का, जैसे पाकिस्तान करता रहता है। तो भारत सरकार यहाँ से क्या बोलता है कि आप हमारे सॉवरेनिटी में क्या मत कीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए, हम आज़ाद देश हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, आप कोई नहीं होते हैं कुछ बोलने वाले। अब जैसे चाइना, कहाँ उसकी सॉवरेनिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, चाइना के हिसाब से चल रहा हो, चाइना से इतना डेट ले चुका है कि वो चाइना का बहुत बड़ा डेटर बन चुका है, और चाइना अपने हिसाब से उसको चलाता है। कभी गूगल देखिएगा, यूट्यूब, सब तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, वो तो दबा देता है वहाँ का मीडिया, लेकिन उनके सिटीजन्स को चाइनीज़ लोग कम परेशान थोड़ी करते हैं जी, बहुत परेशान करते हैं वहाँ के जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं, और बहुत गंदगी मचा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जाके। लेकिन बस वही है, उस देश का सरकार ही मजबूत नहीं है, सरकार मजबूत होता तो अपने देश को सॉवरेन बना के चलता है कि नहीं। चलिए दूसरा, हम क्या है, सोशलिस्ट। क्या है एग्जैक्टली? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, हम सोशल एस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं, है कि नहीं। देखिए सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि हम सोशल चीज़ों को ऊपर रखते हैं, सामाजिक चीज़ों को ऊपर रखते हैं। इसलिए इस देश में देखा होगा, आप स्कूल खोलिए, है ना, हॉस्पिटल खोलिए, इन सब चीज़ों में आपको प्रायोरिटी दी जाती है ना। आप सेक्शन 8 कंपनी है, आप क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो आप देखो कंपनीज एक्ट से कितना एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स एक्ट से कितना एग्जम्पशन है। तो हम सोशल एस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं, है ना। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो सोशलिस्ट नहीं होते हैं। अगर देखो चाइना, चाइना में तुमने देखा था कोरोना के समय में इन लोगों ने इनह्यूमन काम किया, इंसान को जंतु समझ के, जंतु से भी गया गुजरा समझ के, इंसानी मतलब जीवन का कोई कीमत ही नहीं रखा वहाँ। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो आप बताइए, वहाँ पे ना सोशलिज्म नहीं है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप मालूम चला बिजनेस करना है और वहाँ पे पूरा गांव का गांव उजाड़ देना तो उजाड़ देगा वो। लेकिन भारत में देखिए ऐसा होना मुश्किल रहता है कि नहीं रहता है ना। तो भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। तीसरा, सेकुलर, है ना। लॉ के सामने, कानून के सामने सारे धर्म बराबर हैं, है कि नहीं। कानून के सामने सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपके लिए कानून समान है, एक्सेप्ट पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स पे तो आपको मालूम होगा रिलीजन के हिसाब से लॉ है, इस्लामिक लॉ है, हिंदू लॉ है, सुना होगा, है ना। चलिए नंबर 4, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी चाहता है वही होता है। अगर मेजॉरिटी चाह रहा है कि बीजेपी की सरकार हो तो फिर बीजेपी की सरकार होती है, अगर मेजॉरिटी चाह रहा है कांग्रेस की सरकार हो तो फिर कांग्रेस की सरकार होती है, और अदर सरकारें भी होती हैं। तो जो मेजॉरिटी मतलब जिनके ज़्यादा एमपी एमएलए होते हैं वही अपना सरकार बनाते हैं और वही देश को चलाते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब भारत में राजतंत्र है या ये रिपब्लिक है हम लोग? क्या यहाँ राजशाही है क्या, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अच्छा ऐसा है, प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा? अच्छा ये बताइए, हेड ऑफ द स्टेट कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। कहा हम तो आज तक वोट नहीं दिए हुए हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के तरफ से। अब बोलो सर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो इसके अंदर आपके भारत के एमपी और एमएलए होते हैं, वो वोट करते हैं। और एमपी एमएलए को कौन भेजा? हमने। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति का भी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो क्या यहाँ पे ऐसा राजशाही जैसा है कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा? ऐसा नहीं है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है उसका भी इलेक्शन हो रहा है। राष्ट्रपति साहब जो इलेक्ट हो रहे हैं वो भी इलेक्शन के थ्रू हो रहे हैं, उनका भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी वोट हो रहा है। वोट कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रल कॉलेज। इलेक्ट्रल कॉलेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमपी एंड एमएलएस। ये लोग मिल के क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
क्लियर है? तो चलो समझ में आ गया हम क्या हैं, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक है। चलिए जी अब देख लीजिए यहीं पे यहां लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द प्रियम्बल क्या हमारे एम्स एंड एस्पायरेशन को बताता है? बोलो। और क्या प्रियम्बल अलग से है या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है? पहला ही पेज है। चलिए इसने भारत को क्या डिक्लेयर किया है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। और ये अपने सिटीजन्स को क्या देना चाहता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बहनचारा, है ना? अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसी दूसरे देश ने बना के दिया या हमने खुद बनाया अपने लिए? है ना? तो देखो है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्फ। इसी से पता चलता है कि हम क्या हैं, रिपब्लिक हैं, सॉवरेन हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश से थोड़ी चलता है। आजकल मैं सुन रहा हूँ कुछ देश ऐसे हैं जो सॉवरेन नहीं है, जैसे हांगकांग का नाम सुन रहा हूँ मैं, शायद शायद सुना है मैंने, चाइना का ही लॉ चल रहा है वहाँ हांगकांग में, सुना है नाम? मतलब चाइना का कानून वहाँ चल रहा है। हांगकांग अलग कंट्री है और वहाँ पर क्या है कि चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। अरे भाई जब अलग कंट्री है तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? एक हांगकांग भी है और बोलो तो चाइना, दो तीन देश को ना रखे हुआ है। ताइवान में भी शायद ऐसी कोई कहानी है, ताइवान में भी, तिब्बत को भी लेके भी हल्ला है। तो चाइना कम बदमाशी थोड़ी कर रहा है कि नहीं? वो तो इंडिया है यहाँ पे विश्व गुरु, भाइयों बहनों, उसके बाद तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो बड़ा मुश्किल है जिस हिसाब से चाइना की सोच है। चाइना कोई बहुत बढ़िया देश थोड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ना मुझे थोड़ा सा तुम लोग को पढ़ाना पड़ेगा लॉ, कि लॉ कैसे बनता है। इसका चार्ट गलती से यहाँ चढ़ गया है, ये वाला देखो तो, लेकिन इसका पेज काफ़ी आगे है। एक्चुअली मैं जो आगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो सारा नॉलेज दे दूंगा तो ये पढ़ाने में मदद मिलेगी, है ना? मैं बताता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को भी। मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा देता हूं ये, चलो आ जाओ तो यहां पे। कौन सा पेज नंबर है? आ गए? आ गए? चलो सुनो इधर। अभी मुझे ये पढ़ाना है ये, ठीक ना? लेकिन इससे पहले मैं ये यहां पढ़ाता हूं, ये बताऊंगा क्यों, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मदर ऑफ ऑल लॉज। तो मेरा मानना थोड़ा सा तुम्हें ये जानना पड़ेगा लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, और लॉ बनाने का पावर लेजिस्लेचर के पास है तो तुम जान ही रहे हो, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या होता है पहले मैं वो सिखा दूं एक बार, उसके बाद वापस हम वहां पहुंच जाएंगे। चलिए हेडिंग बोलो तो क्या है ना? लेजिस्लेटिव फंक्शन, है ना? आप इसमें लिखो यहां पर ऑब्लिक करके लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑब्लिक करके लिखो लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ कैसे बनता है ये जानना चाहता होगा बच्चा सब कि लॉ बनता कैसे है। ये अजीब बात है, इतना सारा लॉ पढ़ने के बाद ये सीख रहा है कि लॉ बनता कैसे है। आइए लॉ कैसे बनाया जाता है उसका पूरा तरीका बताता हूं। अब ये चार्ट तुम्हारा गलती से उस पेज पे चला गया, कोई बात, अच्छा अच्छा है, तुम चार्ट नहीं देखोगे, तुम सीधा यहीं देखोगे, है ना? बाद में मैं चार्ट का पेज नंबर रेफर करवा दूंगा, छोड़ दो, तुम यहां देखना। अब देखना तुम्हारा फोकस कितना अच्छा रहेगा। चलिए हेडिंग बोलो क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलो सुनो, सबसे पहले क्या होता है कि जिस मुद्दे पे लॉ बनाना है, जिस मुद्दे पे लॉ बनाना है उस मुद्दे पे उससे जुड़ा हुआ जो भी मंत्रालय है वो एक ड्राफ्ट लॉ बनाता है। क्या बनाता है? ड्राफ्ट लॉ। मतलब अभी ये लॉ बनाया गया, ड्राफ्ट है, फाइनल अभी नहीं है। और जो ड्राफ्ट लॉ होता है उसको बोलते हैं हम बिल। क्या बोलते हैं? बिल। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा बताओ तो तुम्हें क्या लगता है इस देश में अभी कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर लॉ बनना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा और बताओ, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, और बोलो क्या?
लेबर लॉ तो 1 लाख है यार, क्या बात कर रहे हो? कौन सा ऐसा मुद्दा छूटा हुआ है जिसके लिए लॉ बनने की जरूरत है? इक्वालिटी पे बहुत लॉ है, हर लॉ तो इक्वालिटी को ही बात करता है? देखिए मेरा एक मानना है कि इमोशन में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत लॉ बन गए। एक लॉ मर्दों के लिए भी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्योंकि आज भी कोर्ट का कहना है, जो कोर्ट है, समझदार कोर्ट है, वो कहते हैं कि आज भी जो दहेज के केसेस होते हैं उसमें से 70 से 80% झूठे केस होते हैं। किसी भी लड़की को, लेडी को पति से अलग होना है किसी और वजह से, वो सीधा दहेज का कानून लगाती। और मेरे भी कुछ लोग हैं, मेरे रिलेटिव में हैं और हैं, और जब वो सेपरेट होना चाहते हैं तो वो एक तरीके से उसको टूल की तरह इस्तेमाल करती है। बुरा मत मानिएगा, सब लोग ऐसे नहीं हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं और उस पर वो केस लगा देते हैं। हो सकता है बहुत लोग, जैसे मैं एकदम दहेज विरोधी आदमी हूँ, एकदम पूरा नो टॉलरेंस पॉलिसी है मेरा दहेज के ऊपर। अब मालूम चला मैंने दहेज लिया नहीं है, फिर भी सेपरेशन के समय कोई दहेज का केस लगा दिया। अब ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने दहेज नहीं लिया, इसलिए मैंने सारी गाड़ी उड़ी पहले ले ली है कि ये प्रूफ हो सके कि दहेज के मतलब शादी के आसपास ये गाड़ी नहीं ली मैंने। क्योंकि अगर शादी के आसपास मैं गाड़ी लेता तो लोगों को क्या लगता, दहेज मिला है। ये है, ये कल्चर है, लोगों में ये सोच है। कहा क्या पता आप अंदर से पैसा ले लिए हों और पहले खरीद लिए हों और 6 महीने के बाद शादी करने वाला, ऐसे भी प्लानर हैं आप, प्लानिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मैंने ये रियल नहीं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? सारे लोग लगता है कुछ होने वाला है, लगता है कुछ दिन की छुट्टी मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी होने वाला अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं है। चलिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो मेरा मानना है जैसे विमेन प्रोटेक्शन एक्ट हो या कुछ भी इस तरीके से हो, ऐसे मेन प्रोटेक्शन को भी लेके होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां भी आज कदम से कदम मिला रही हैं और काफ़ी शक्तिशाली हो गई हैं और लड़कों को कूट दे रही हैं और पीट दे रही हैं। इतनी शक्तियां हैं, चाहे हाथ से चाहे बातों से। आप इस देश में बस एक मर्द को कुछ बोल दीजिए, वो 15 मिनट में गाली गलौज मारपीट जो भी करना है निपटा लेगा, चाहे मर जाएगा या मार देगा, या बेइज्जती ले लेगा या बेइज्जती कर देगा। लेकिन औरत मेंटेन करती है, आप देखिए चलती रहती है, चलती रहती है। मैंने अपने बोला ना, मैंने अपने घर के बगल में एक औरत को देखा, अरे बाप रे बाप, 2 दिन तक मेंटेन की गाली, जब भी छत पे आए गाली, जब भी छत पे आए गाली, चाहे मैं हूं ना हूं गाली दिए ही जा रही है। एक्चुअली मुझे नहीं दे रही थी, बगल वाले को गाली दे रही थी, लेकिन इतना गाली दी, इतना गंदा गंदा कि मैं हंसी आने लगी मुझे कि अच्छा ऐसा भी दुनिया में हो सकता है क्या, है कि नहीं? ऐसा ऐसा गाली। थोड़ा मेरा मानना है कि लोगों को समझना चाहिए, है ना? हो गया ना भाई? तो इसलिए मुझे लगता है एक मेन प्रोटेक्शन बिल भी आना चाहिए, है ना? कि पत्नी के सताए पति गुप्त नंबर पे कॉल करें, है ना? कौन सा नंबर पे कॉल करें? आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। क्योंकि अजीब लगता है, कैसे कोई बोलेगा कि पत्नी से डेली मार खा रहा हूं, है कि नहीं? तो मेरा मानना है, एक क्या लगता है तुम्हें, ये मेन प्रोटेक्शन एक कुछ एरिया बन सकता है? अच्छा अभी नहीं बनेगा, 10 साल के बाद बनेगा, 20 साल के बाद बनेगा, बनेगा पक्का। अरे बुरा मत मानेगा। अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरा एक चीज मानना, मैं कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, है ना? सब सबके लिए जरूरी है। भगवान ने एक मेन दूसरी विमेन बनाया है, दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों के बिना कुछ नहीं चल सकता, है कि नहीं? सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए आप। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर डिस्क्रिमिनेशन होता कभी कभी दिखता है तो बुरा लगता है। अब जिन लड़कियों को यहां बुरा लग रहा होगा ये सोच के कि ये आदमी लड़कियों के खिलाफ है, आपके घर में आपके पिताजी भी हैं, आपके भाई भी हैं, जीजाजी भी छत पे हैं, है ना? मौसा जी भी हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? और जो लड़के लड़कियों के खिलाफ बोलते हैं उनको मैं समझा रहा हूं कि उनकी माता जी भी हैं, बहन जी भी हैं, भाभी जी घर पे हैं, और मौसी साली, हाँ ठीक है साली, है ना? ठीक है, ये लोग भी हैं। इसलिए कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए। अच्छा आजकल काफी पढ़े लिखे लोग हो गए, आजकल मैं लड़कियों में भी देख रहा हूं, वो बहुत बार लड़कों को सपोर्ट करती हैं, बहुत बार मैंने देखा है, मैंने बहुत बार। और कोई फ्रस्ट्रेटेड बात अलग है। अब जैसे कभी कभी रोड पे हम चलते हैं, लक्ष्मी नगर में ऐसी भीड़ भाड़ लगा, किसी से मालूम चला थोड़ा सा बॉडी टच कर गया तो बहुत बार वो खुद भी सॉरी बोल देती है
है ना। और यहाँ के अपने क्लास के बच्चों को लगता है मैंने तो जानबूझ के किया था, सॉरी बोल दी। अच्छा ऐसा है, तुम लोग जानबूझ के करते हो? नहीं, ऐसा पढ़े लिखे हो ना। हाँ, लेकिन बहुत बार हम भी सॉरी बोल देते। तो बहुत लोग अच्छे भी हो चुके हैं आजकल, लोग समझने लगे हैं कि देखिए बहुत बार मिसयूज भी होता है। एक सरदार जी के साथ ऐसा हुआ था, तुमने पता नहीं वो न्यूज़ देखेंगे नहीं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, नौकरी से निकल गया, कुछ नहीं किया था बेचारा, बस बाइक लेके कुछ बोला भी नहीं था उसने। अब वीडियो वायरल हो गया था और सरदार जी के साथ बहुत बुरा हुआ यार। उस दिन से मेरा मन इतना दुखी सा हो गया, मैं शादी नहीं की मैंने, है ना। तो आप समझिए प्लीज। तो हर तरफ, अच्छा कुछ लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, यूपी जैसे जगह में, बिहार जैसे जगह में लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि लॉ जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों इंसान है और दोनों की इज्जत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पहले बताइए आप, है ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा पहले बताओ। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर विमेन को लेके इतने सारे लॉ हैं, ऐसे मेन के लिए भी अब लॉ बनना चाहिए, क्योंकि विमेन भी काफी क्रांतिकारी हो रही है, वो मेन को भी अब्यूज कर रही है पूरे दम से। तो इसलिए तो चलिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, हंसी खेली में ही ले रहे हैं कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज कि मेन प्रोटेक्शन बिल बन गया। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लड़की लड़के को भी अगर 2 सेकंड के बाद मतलब 5 मिनट तक देखती रही तो उस पर केस हो सकता है। आपको मालूम है इस देश में कि अगर आप किसी लड़की लेडी को 2 मिनट की, कितना है पता नहीं, 2 मिनट है 30 सेकंड 20 सेकंड, तुम मतलब लॉ पढ़ के देखते हो सबको। ये बोला 20 सेकंड पता है, मैं 20 सेकंड तक ही देखता हूँ, 21 सेकंड होते हैं, हाँ अब फिर 20 सेकंड, हाँ सुनिए। ऐसे ही मेरा मानना लड़कों के साथ भी होना चाहिए। क्यों? लड़के क्या है, मतलब फ्री में है कि कोई देख लेगा उसको? अरे लड़कों को भी कोई देख रहा तो 20 सेकंड से ज्यादा ना दिखा, 20 सेकंड से ज्यादा देखे तो बात करे फिर, है कि नहीं? पहले बताइए आप, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले बताइए भाई। फंडामेंटल और आजादी का हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें भी तो लिबर्टी देता है कि नहीं? है क्या क्या बोल रहा है? देखने दो, तुम देखोगे, मुझे इतना भी आजाद नहीं होना मुझे, सुनो इधर, है ना। अरे तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बात बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जब तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ लॉ है, तो इसमें बातें होंगी, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ ना। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हो सकता है तुम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील नहीं करते होगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो तुम्हारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। इस पूरे के पूरे जब तक मैं ये पढ़ाता रहूंगा आपको अपनापन सा फील होगा। तो मान लीजिए एक मेन प्रोटेक्शन बिल डाला, क्या डाला? मेन प्रोटेक्शन बिल। अब इस बिल को एक्ट बनने में टाइम है, बताओ तो अगला स्टेप क्या होगा? ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया, बिल इंट्रोड्यूस्ड, बिल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद सुनना, इस पर 3 रीडिंग होगी। बोलो कितनी रीडिंग्स होंगी? 3, दोनों हाउसेस में। अब आप सुनो, पार्लियामेंट है तो राज्यसभा लोकसभा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो विधानसभा विधान परिषद, जानते हो ना, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, 3 बार रीडिंग होगी। हम पार्लियामेंट का सोचे चल रहे हैं, सेंट्रल लॉ सोच रहे हैं। चलिए पहली रीडिंग तब होगी जब वो इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस हुआ, हल्का सा डिस्कशन हुआ, और हल्का सा डिस्कशन के बाद उसको भेज दिया जाता है पार्लियामेंट, मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। अब बोलोगे ये कौन होता है सर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कौन होता है? तो सुनो, ये ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो उसको वेटिंग करते हैं, वेटिंग मतलब चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर लगता है कि कोई कानून, कोई सेक्शन, कोई लैंग्वेज, कोई ऊपर नीचे है या आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि इस बिल में ये खामियां हैं, या इस बिल में ऐसी ऐसी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? तो स्टैंडिंग कमेटी, अब देखिए आप समझिए, जो लोग बैठे हुए हैं राज्यसभा लोकसभा में वो सब एमपी सब हैं। तो मुझे लगता है सारे एमपी पढ़े लिखे हैं, मतलब भारत में तो हालत बड़ा ख़राब है, बहुत को तो इंग्लिश ही नहीं आता, वो क्या समझेगा। तो बहुत बार इसलिए एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। तो ये क्या होगा? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, ये कोई भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या डिपार्टमेंटल रिलेटेड, अब जैसे कंपनी लॉ है मान लो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़ा हुआ कोई स्टैंडिंग कमेटी होगा, या कॉर्पोरेट मामले का कोई स्टैंडिंग कमेटी होगा, वही तो देखेगा उसको। तो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे बिल को खंगाला का मतलब पूरा चेक किया, एकदम अंदर घुस के पूरा चेक किया। और चेक करने के बाद वो लोग क्या चेक करते हैं मालूम है? कि कहीं कोई लाइन, क्योंकि जब तक ये बिल है तब तक क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लॉज, बाद में सेक्शन बन जाएगा वो। जब तक बिल है क्या बोलेंगे? क्लॉज। कोई क्लॉज
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है कि नहीं? मालूम चला तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई क्लॉज लिख दोगे, ये लॉ बाद में क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और हो जाएगा नल एंड वॉइड। तो उसके बाद फिर होगी सेकेंड रीडिंग। बताओ तो सेकेंड रीडिंग कब हो रही है? अरे सुन लो भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम है ये। क्या है? पढ़ो। पीएससी का मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, फिर उसके ऊपर क्या शुरू हुआ? सेकेंड रीडिंग। ठीक है, सेकेंड रीडिंग खत्म होने के बाद क्या होगी? थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में काम शुरू, डिस्कशन। तुम लोग को ना कंपनी लॉ पढ़ाते वक्त एक वीडियो दिखाया था, जब कंपनीज एक्ट पास हो रहा था, राज्यसभा का प्रोसीडिंग दिखाया था, है ना? तो ओपोजिशन वाले खड़े होते हैं और बिल पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो क्लॉज लिखा है आपने गलत लिखा है, तो इधर से मंत्री जवाब देता है नहीं नहीं ये क्लॉज इस वजह से लिखा है। तो पहले क्या होगा? डिस्कशन, फिर वोटिंग। वोटिंग भी तुम लोग को दिखाया था, बाय वॉइस हो रहा था अपने वाले में। कभी पोस्टल बैलेट भी होता है, बैलेट भी होता है, कभी कभी बाय वॉइस भी होता है ना? द मेंबर हु आर इन फेवर से आई, है ना? ऐसे करता था। द मेंबर हु आर इन अगेंस्ट से नो नो। तो मालूम चल नो का आवाज कम आया और आई का आवाज ज्यादा आ गया, तो बिल इज पास्ड, बिल इज पास्ड। ऐसे होता है ना? देखा था तुम लोग, वीडियो दिखाया तो था, है ना? तो उसे वोटिंग, वोटिंग के बाद क्या होगा? पासेज। अच्छा, ये तीन, ये जो प्रोसेस है ये दोनों हाउसेस में होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी होना चाहिए। जब दोनों हाउसेस से पास हो गया, जब ये दोनों हाउसेस से क्या हो गया? पास हो गया, तब जाके फिर ये भेज दिया जाता है पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ भेज दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास, कि सर आप अपनी सहमति दीजिए। और अगर राष्ट्रपति साहब ने इस पर क्या दे दिया? अपना एसेंट दे दिया, बिल बन गया एक्ट। लेकिन अभी भारत में लागू हुआ नहीं है। लागू करेगी कौन? सरकार। गवर्नमेंट इसको कहाँ पब्लिश कर देगी? ऑफिशियल गजट में, और लिख देगी गजट में कि ये किस दिन से इफेक्टिव होगा। अगर उन्होंने लिखा है कि जिस दिन गजट में छपा उसी दिन से इफेक्टिव होगा, तो उसी दिन से, या लिखा 30 दिन के बाद से इफेक्टिव होगा, तो 30 दिन के बाद से, या जो भी लिखेगा जैसे लिखेगा। तो समझ में आ गया कैसे कैसे हो गया, है ना? ये स्टैंडिंग कमेटी को मैं बड़ा अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं था, मेरी एक दीदी IAS ऑफिसर है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी में भी रही है बहुत दिन तक। अभी वो PSU देखती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, IRCTC, गेल, भेल, सेल, इन सबको देखती है वो। तो इन सब में कभी कोई ट्रेनिंग वेनिंग आएगी तो मैं बताऊंगा। ऐसे सेल, गेल, भेल, इन सब में, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, चूंकि दीदी के सामने नाम थोड़ी खराब करना है ना? जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, जो मुझे लगेगा कि मेरा नाम ऊंचा कर पाएंगे वहाँ पे, उनको आप समझते हैं, आप ONGC में आपको ट्रेनिंग लगे, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ONGC महारत्न कंपनी है, महारत्न, समझ रहे हो आप? और ऐसी कंपनी सेल, गेल, भेल, ONGC, इन सब में घुसने का मतलब है जिंदगी बन जाए। सैटरडे संडे ऑफ है, गाड़ी बंगला सब मिल रहा है ना? ट्रेनिंग को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ONGC का मतलब भारत सरकार का, यहाँ पर तुम्हारा ये ID कार्ड होगा, अब वो लेके चलोगे, कम बड़ी बात है क्या, है ना? और कहीं वहीं एब्जॉर्ब हो गए CS बनने के बाद, तो जिंदगी बन जाएगी, सरकारी बाबू कहलाओगे, है ना? अभी तो बहुतों के बाबू हो, लेकिन बाद में सरकारी बाबू। क्या है? सरकारी बाबू। तो बताइए किसके बाबू कहलाना पसंद करेंगे, ऐसे वैसे के या सरकारी बाबू? सरकारी बाबू ना। सरकारी बाबू बनते, आपका भी फोटो आएगा फेसबुक पर, सरकारी नौकरी के फायदे, देखा ना? लंगूर को मिल गया अंगूर, है ना? चलिए अब एक बार तुम बताओगे, चलो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले किसी भी मुद्दे पर लॉ बनाना है, क्या बनाना पड़ेगा? बिल कहां इंट्रोड्यूस करना है? कितनी रीडिंग्स होंगी? पहला रीडिंग कब होगा? बोल ही नहीं रहा है। जब इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस होते किसको भेज देगा वो लोग? स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद अपना रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट पे फिर डिस्कशन होगा। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में तो भाई डिस्कशन, वोटिंग एंड पासेज। ठीक है, मान लो दोनों हाउसेस से पास हो गया, अब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तब, और उसके बाद इसको ऑफिशियल गजट में छपवा दो। याद रहेगा, कोई दिक्कत? ये चार्ट ऑलरेडी बुक में है। कौन से पेज पर है चार्ट? 310 पे ये चार्ट बना हुआ है, लेकिन तुम्हें लाना कौन से पेज पे वो चार्ट? 343 पे लाना है, तो तुम अपना रेफर कर दो। मुझे लगता है 343 पे रेफर कर दो कि इसका चार्ट हमें मिलेगा 310 में, 310 में। मैं 300 बोल रहा हूं, 10 मगर 310। ठीक है, मिल गया चार्ट, मिल गया, टेंशन खत्म, है ना? चलो हटाऊं क्या इसको? मजा आया ये पर कि लॉ बनता कैसे है? चलो भाई, ये सारी चीजें लिखी हुई देख लो। सबसे पहले जब तक वो बिल होता है, क्या वो फाइनल होता है या ड्राफ्ट होता है? स्टैट्यू का मतलब लॉ, स्टैट्यू का मतलब लॉ। क्या हो गया? ठंड लग रही है?
नहीं स्विंग तो मैं नहीं लेता ना, मुझे दिक्कत होती है एसी से। हाँ किसका काम हो रहा है? जुकाम हो रहा है? अच्छा बंद कर दो एसी, बंद कर दो। तो नहीं जानते हो तुम लोग एसी बंद करना? करो करो। बस बस देखो कितना बढ़िया काम किया इसने, है ना? चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये लॉ कब बनेगा? जब ये सुनो, दो जगह रुको रुको। कोई भी बिल को लॉ बनने में कितने प्रोसेस? दो। एक तो आप बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होइए, और प्रेसिडेंट का भी क्या लीजिए? एसेंट लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए अच्छा, इसका मतलब अगर तुमसे पूछे कि क्या होता है बिल, तो बिल प्रपोजल्स हैं। कैसे प्रपोजल्स? लेजिस्लेटिव। लेकिन जब एक्ट बन गया तो भाई कानून बन गया। चलिए बिल्स कितने तरीके के होते हैं, आ जाओ भाई। तो बिल हो सकता है गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल सुनो, टिक लगाते जाना। गवर्नमेंट बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर। और प्राइवेट मेंबर बिल कौन करता है? प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब एमपी है पर मिनिस्टर नहीं। एमपी है मगर मिनिस्टर नहीं। मिनिस्टर तो सरकार का पार्ट हो गया ना। अच्छा हर एमपी सरकार का पार्ट होता है क्या? राहुल गांधी सरकार के पार्ट हैं, वो अपोजिशन में है ना, उसी में एमपी है, मंत्री थोड़ी हैं वो, है? अब तो एमपी भी नहीं, खैर मतलब जो भी है। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्राइवेट मेंबर बिल, मेंबर का मतलब एमपी। अगर वो लोकसभा राज्यसभा है तो वहाँ कौन बैठा हुआ है? एमपी बैठा हुआ है। अगर वो वही स्टेट लेजिस्लेचर होगा तो एमएलए बैठा हुआ है। तो मेंबर का मतलब तो वही हुआ ना। चलिए याद रहेगा। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब प्राइवेट, अच्छा तुम्हें क्या लगता है दोनों में से जल्दी कौन पास होता होगा? अरे गवर्नमेंट बिल जल्दी पास होता है, प्राइवेट मेंबर बिल हद नहीं करते हो तुम लोग। आज एक बात बताओ, अपने अपने इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो हमारी सीएस की सरकार है, सीएस की सरकार है ना। गलती से एक सीए वाला बच्चा घुस जाए, गलती से घूमते फिरते घुस गया और खड़ा होकर कुछ प्रपोज कर रहा है, मतलब मुझे कुछ बोल रहा है। प्रपोज का मतलब मुझे कुछ बोल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि उसकी बात मैं मान लूंगा या मैं वोटिंग कराऊंगा? एक बच्चा वोट करेगा उसके फेवर में? अनलेस और अनटिल वो बहुत अच्छी बात कह जाए। जैसे वो सीए का स्टूडेंट है और खड़े होकर बोल रहा है कि सर मैं सपोर्ट करता हूं सीएस इंस्टीट्यूट को, तब हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर वो खड़े होकर बोले कि मुझे लगता है सीए इंस्टीट्यूट थोड़ा ज्यादा बड़ा, आपको लगता है कि कोई इसको करेगा? तो देखिए सरकार में जो है, और सरकार ही बिल प्रेजेंट कर रही है, तो उसके ज्यादा एमपी बैठे हुए हैं ना। और प्राइवेट मेंबर्स बिल, मुझे नहीं लगता है बेचारा, क्या पता अकेले खड़ा हो और अकेले ही वोट करे, बाकी कोई लोग वोट ही ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये मेरा सपना है, या तो मेरा कोई स्टूडेंट एमपी बने, या मतलब मेरे से जुड़ा हुआ, और बने तो वहाँ एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए और सीएस इंस्टीट्यूट को लेके कुछ लाए। कैसा रहेगा बताओ? हैं? बने बने एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा सर। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितने लोग क्लास में थोड़ा सा वो है कि हाँ हम कभी इलेक्शन लड़ेंगे? है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम भी ममता बनर्जी बनोगी? नहीं खेला हो बे? है? अच्छा ठीक है, नहीं नहीं अच्छी बात, अच्छी बात है। क्यों? अगर आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे मेरा वोट तो पक्का है तुम्हारे लिए। अब मेरा ही नहीं, अपने जितने भी मेरे, जितना भी मेरा है कुनबा, सबको जबरदस्ती तुमको वोट करवा दूंगा, है ना। तो जल्दी जल्दी बता देना जब भी तुम लोग। एक स्टूडेंट है मेरा, वो अभी मतलब काफ़ी अपना ग्राउंड बना रहा है बहुत दिन से, उसके पिताजी एमएलए हैं, तो ग्राउंड बना रहा है वो, अगले बार हो सकता है इलेक्शन लड़े। तो मैंने कहा कि मेरी तरफ से तो समझो लक्ष्मी नगर में जितना है उतना तो सपोर्ट कर ही दूंगा, है ना। अरे मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसको करूंगा बताओ? मेरा स्टूडेंट तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा है। तो सुनिए, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ऑल भी है। ये तो हो गया तुम्हारा किससे? इनिशिएशन वाइज। क्या हो गया ये? इनिशिएशन मतलब बिल रखा गया दो तरीके का, या तो गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाएगा या प्राइवेट मेंबर की तरफ से रखा जाएगा। अब मैं कंटेंट वाइज बोल रहा हूं। कैसा? कंटेंट वाइज। आ जाओ कंटेंट वाइज। ओरिजिनल बिल, नाम से ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई नया आइडिया ला रहा है, ठीक है। जैसे जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया होगा तो पहली बार ही लॉ बन रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। चलो दूसरा, अमेंडिंग बिल, नाम से लग रहा है ये तो पुराने ही किसी बिल को, मतलब पुराने किसी एक्ट को क्या कर रहा है? मॉडिफाई, अमेंड या रिवाइज। जैसे मैं टिक लगाता हूं ऐसे लगाया करो। तो अमेंडिंग बिल से नई चीज आती है या पुराने को ही अमेंड किया जाता है? जैसे मैं
चलिए शुरू करें। आवाज आ रही है? क्या हो गया? चलो इधर देखो, अगला कौन है? कंसोलिडेटिंग बिल्स। ये क्या करते हैं? बहुत सारे कानून को मर्ज करके इकट्ठा बना देते हैं, जैसे आईबीसी। क्या आईबीसी भारत में जितने इंसॉल्वेंसी लॉ थे सबको कंसोलिडेट कर दिया? तो बोलो यस। जीएसटी, क्या जीएसटी ने जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको कंसोलिडेट कर दिया? एक्सपायरिंग लॉज कॉन्टिन्यूएंस बिल, ऐसे यहां तक जैसे जैसे मैं बॉक्स बनाता हूं ऐसे बनाया करो। तुम लोग को थोड़ी मालूम है कि कहां तक एक वर्ड है ये। क्या है बोलो? बिल का क्या नाम है? एक्सपायरिंग लॉज कॉन्टिन्यूएंस बिल। इसका मतलब एक कोई एक्ट एक्सपायर होने वाला था लेकिन ये बिल लाके उसको बढ़ा दिया, ये मतलब है ना। एक्सपायरिंग लॉ मतलब लॉ क्या होने वाला था? एक्सपायर, और उसको क्या करवा दिया? कंटिन्यू करवा दिया। देखो लिखा हुआ है फिक्स टू कंटिन्यू एक्ट विच वुड अदरवाइज कुड एक्सपायर, मतलब वो मर जाता अगर ये बिल लाया जाता नहीं। ठीक है जी, चलो अगला बोलो। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, ये पुराने कोई भी कानून है, स्टैट्यू बुक का मतलब लॉ, उसको खत्म कर देगा। रिपीलिंग है ना, रिपीलिंग मतलब मर गया। क्यों? जीएसटी आने के बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले लॉ रिपील नहीं हो गए। आईबीसी आने के बाद बहुत पुराने जितने इंसॉल्वेंसी लॉ थे वो रिपील नहीं हो गए। रिपील का मतलब मर जाना, खत्म। लॉ मरता है तो क्या बोलते हैं? रिपील, याद रहेगा। उसके बाद वैलिडेटिंग एक्ट, ये किसी एक्शन को क्या देते हैं? वैलिडिटी, कि चलो ये काम हुआ तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से कोई काम हो गया और उसमें हल्ला उठने लगा, यान कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एक एक्ट लाके उसको क्या कर दिया? वैलिड। अगला ऑर्डिनेंस बनाया गया था, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? बिल से। मतलब ऑर्डिनेंस के नाम से अब नहीं रहेगा, वो एक्ट बन जाएगा। तो ऐसा करने के लिए भी एक बिल लाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस बिल। अगला मनी बिल अलग होता है, मनी एंड फाइनेंशियल बिल एक ही साथ ले लो, मिला जुला के भाई। मनी एंड फाइनेंशियल बिल, नाम से लग रहा है टैक्सेशन कानून सब यही होता होगा, नहीं? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। और ये सबसे भयंकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। तो ये था कंटेंट वाइज। अब हम आ रहे हैं प्रोसीजर वाइज। प्रोसीजर वाइज नीचे देख लो। ऑर्डिनरी बिल जो है ये तुम दोनों में से जिसमें चाहो, पहले राज्यसभा में डालना चाहो राज्यसभा में डाल दो, लोकसभा में डालना चाहो लोकसभा में डाल दो, दोनों में से कहीं भी पहले डाल दो चलेगा। आइदर लिखा ना, आइदर मतलब एनी हाउस, एनी हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा में से दोनों में से कहीं भी पहले डाल दो चलेगा। मनी बिल याद रखना पहले लोकसभा में जाना चाहिए। मनी बिल कहाँ जाना चाहिए? लोकसभा में। फाइनेंस बिल में भी देखो कैटेगरी 1 फाइनेंस बिल अलग है, कैटेगरी 2 फाइनेंस बिल अलग है। अगर कैटेगरी 1 फाइनेंस बिल है तो फिर वो लोकसभा में ही पहले जाना चाहिए, लेकिन कैटेगरी 2 है तो फिर कोई सा भी हाउस में जा सकता है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये भी आइदर हाउस में, मतलब दोनों में से कोई भी। और ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, ये भी आइदर। इसका मतलब लगभग हर जगह तो आइदर ही है। मुझे लगता है दो ही जगह है बस, एक मनी बिल और एक फाइनेंस में कैटेगरी 1, बाकी सब आइदर 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 आइदर, यही है ना। तो याद रखने का तरीका बस, मुझे लगता है सबको क्यों याद करोगे, सिर्फ दो को याद कर लो, मनी बिल और बोलो क्या? ठीक है, चलिए जी। लॉ मेकिंग प्रोसेस मैं करा चुका हूं अभी तुरंत। कितनी रीडिंग होती है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही है ना। चलिए एक्ट कब बनेगा भाई? वही दो प्रोसेस हैं, पहले बोथ हाउसेस से पास कराइए और प्रेसिडेंट साहब से क्या लीजिए? एसेंट का मतलब सहमति। चलिए, बीच में एक पार्लियामेंट्री कमेटी आया था ना। अब क्या लगता है तुम्हें, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या पार्लियामेंट हमेशा सेशन में रहता है ना? बोलो, ये कितना बड़ा क्या गेम चल रहा है वहाँ पे? नहीं, फिर मैं ये मना करता हूँ, मालूम है ना कि अपने मन से कोई गया स्विच ऑन कर दिया, अपने मन से कोई स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। अब देखिए, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो लोग करने लगते। अभी मैं देख रहा हूँ एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो जाके फैन चला दिया, दूसरा गया है उसको बंद कर दिया, कुछ देर तीसरा जाएगा वो स्विच खोल के ले जाएगा, और चौथा मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, सर क्लास में स्विच नहीं है। कंप्लेन करता धरता खुद है। अभी का मौसम ही ऐसा है, कभी ठंड कभी गर्मी।
है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे मत कीजिए, किसी एक पे रहिए, है ना? भैया ऐसे है ना, हम लोग कंबल ओढ़ रहे हैं, ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं ना, अपने एक पैर बाहर, कभी कभी एक हाथ बाहर, बैलेंस करते हैं, और एक नंबर पे पंखा चला रहे हैं, या 2 नंबर पे मच्छर को भगाने के लिए। अच्छा मच्छर है आजकल उस ब्लैंकेट के अंदर भी कुछ। मैंने कहा तुमको काटना है तो काट लो, लेकिन कान के पास मत आओ। आपको मालूम है, अरे काटना काटो, पैर पैर में काटना, जहां भी काटना काटो, लेकिन यहां मत आओ। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस ऐसे करता रहता है ना ऐसे। नहीं, मच्छर के जो एसोसिएशन है वहां तक एक पिटीशन जाना चाहिए कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहां नहीं। आपको जहां काटना है तुम कितना खून ले लोगे बताओ? हद हालत है मच्छर सबका भी। मच्छर से एक फिल्म में बात हुआ था, वो सिर्फ रजनीकांत कर सकता है, मालूम है ना? कौन सी फिल्म है? मक्खी। मच्छर और मक्खी में कोई डिफरेंस तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? मक्खी, रोबो, टी साइलेंट होता है ना, अंदर रोबोट नहीं होता है, रोबो। तो जो फिल्म थी ना रोबो, उसमें वो मच्छर से जाके बात किया था, है ना? हाँ चिट्ठी। हम लोग कहाँ, रजनीकांत कर सकता है बस। मच्छर का नाम भी था ना, क्या था मच्छर का नाम? चलिए, तो सुनिए क्या चक्कर है कि जो पार्लियामेंट है वो साल भर तो सेशन में रहता नहीं है, तो सबको उतना टाइम नहीं है कि वो कानून को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के देखे। तो कानून को वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडिंग कमेटी। याद रहेगा? तो देखो लिखा हुआ है, पार्लियामेंट इन मॉडर्न टाइम्स नॉट ओनली वेरिड नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम ऑल्सो। नई नई चीजें हो रही हैं, नई नई चीजों पे लॉ बनाना है, इतने सारे लॉज बनने हैं, इतना प्रेशर है पार्लियामेंट पे, उसमें भी वो पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, मारपीट करते रहते हैं, है कि नहीं? हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। तो कहा कि यार मतलब चेक चाक किसी और से करा लो, हम हाँ ना में बात कर लेंगे, वोटिंग वोटिंग में हम हिस्सा ले लेंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स उसको चेक करा लो। एंड दैट एक्सपर्ट्स आर कौन? पार्लियामेंट्री कमिटीज, है कि नहीं? अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब एक तरीके से लिंक है किसके बीच में? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जनरल पब्लिक। मतलब जनरल पब्लिक की क्या एस्पायरेशन है, सरकार की क्या एस्पायरेशन है, और लेजिस्लेचर क्या चाहता है, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है कौन? पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, है ना? पीएससी। क्या है? पीएससी। ठीक है, चलिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कितने तरीके की? 2, एडहॉक और नॉर्मल। दोस्तों नाम स्टैंडिंग कमेटी है। अब जो एडहॉक है, नाम से लग रहा है एडहॉक इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्पस के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाया, पर्पस खत्म, स्टैंडिंग कमेटी खत्म। लेकिन जो नॉर्मल वाले हैं वो हमेशा ही रहते हैं, वो साल भर रहते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द कमेटी ऑन पिटीशन, द कमेटी ऑफ प्रिविलेज एंड रूल्स, ऐसे द कमेटी ऑफ प्रिविलेज एंड द रूल्स कमेटी, ऐसे बहुत सारे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पक्का एक रूल्स कमेटी होगा जो हर सेक्शन पे क्या बनाना चाहता होगा? रूल्स। तो ऐसा नहीं है आईएएस ऑफिसर बन के भी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है कि नहीं? और जितने कानून हम पढ़ते हैं सबका लैंग्वेज तो वही लोग लिखे हुआ है, समझ में आ गया? तो ऐसे कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है बस दिल टूटा आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो देखना पड़ेगा दिल कहाँ तक टूटा है ना? क्या? हाँ ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, ठीक है? लॉ कैसे बनता है ये तो पता चल गया, लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाता कौन है? तो ये आ जाओ, तुम लोग कभी पढ़ाया था ये मैंने, 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ लिखो 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी, इसका चार्ट मैं बनवा चुका हूं, आज आते आते तो यही तो पढ़ाया था। बोलो, लेजिस्लेटिव का क्या काम? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम? जुडिशरी का क्या काम? अच्छा, इन तीनों में से बड़ा छोटा कौन है? लेजिस्लेचर बड़ा है, एग्जीक्यूटिव बड़ा है, जुडिशियरी बड़ा है, तीनों में से बड़ा कौन है? चलो कितने लोग बोले हैं लेजिस्लेचर सबसे ऊपर? कितने लोग बोले हैं एग्जीक्यूटिव सबसे ऊपर? हाँ एक बच्ची बोली, अच्छा एक, हाँ 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 बोलो बोलो यार, मतलब उम्मीद की किरण, 1 2 3, नहीं, अरे हाँ जी,
ये इससे ना पूछ पाऊं तो नीचे फ्लोर को ऐसे देख रही है, फ्लोर में छेद कर देगी आज है। नहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलना। अच्छा दो लोग बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव सबसे ऊपर है। अच्छा कितने लोग बोल रहे जुडिशियरी सबसे ऊपर है? जुडिशियरी सबसे ऊपर है नहीं। द आंसर इज, देखो एक D2H वाली बच्ची उधर से बोल रही है आयुषी, सब जरूरी है। बात तो ये भी सही है, हैं? ये ना कोई बोला जुडिशरी सबसे टॉप पे है, जुडिशरी ऊपर। नंदिनी बोल जुडिशियल, वाह वाह, जुडिशियल इज बिग। बाप रे बाप, एक पर एक। चॉइस ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना इंग्लिश में, कहाँ पे पावरफुल लिखते हैं, कहाँ बिग लिखते हैं, है कि नहीं? इन सब बात का ध्यान रखना है। नहीं जैसे बड़े भाई को बिग ब्रदर थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्डर। तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखते हैं। आइए चलो जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, एकदम शांत। देखो इधर, इधर देखो, याद रखिएगा तीनों जरूरी है ना। देखिए लिखा है इन तीनों को आपको सेपरेट रखना है। ये तीनों सेपरेट ऑर्गन हैं और तीनों अपने अपने काम के लिए मजबूत हैं। तीनों में से देखो, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर जुडिशियर का काम नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काम नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल काम नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो सब अपने अपने में हीरो है ना। देखिए हम टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते तो सीए सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर सकता। तो कौन बड़ा कौन छोटा कोई मतलब थोड़ी है यार, है कि नहीं? सब अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं, सबको अपना अपना काम है। एवरी वन हैज़ देयर स्पेयर्स ऑफ लाइफ एंड हैविंग द पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो ये बोलना कौन बड़ा कौन छोटा ये कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी के लिए सारे ही लोग जरूरी हैं। तो 3 पिलर्स हैं, तीनों पिलर्स की जरूरत है। एक भी हिला तो सोसाइटी ठीक से चल पाएगा नहीं। याद रहेगा? चलो हाँ अब मैं इस पर जवाब दूंगा। जानते हो क्या कि ये बोल रहा है, और बहुत बच्चों के मन में भी ऐसा आया होगा कि सर जुडिशरी में तो ताकत है ना कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसको इनवैलिड कर दिया। अरे भाई लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, तुमने उसको इनवैलिड कर दिया, ये पावर भी तो किसी लॉ में ही मिला हुआ है। तो फिर आप समझ नहीं रहे ना। तो ये जबरदस्त एक्चुअली हम लोग में एक होता नहीं, फिर भी कौन बड़ा, फिर भी थोड़ा बताइए 19-20। अब वो सिचुएशनल होता है। कुछ मामलों में कभी 19-20 कहोगे तो मैं एग्जीक्यूटिव को ऊपर दिखा दूंगा। जैसे सुनिए, जैसे जज साहब कार से जा रहे हैं, अब बगल में मर्डर हो रहा है, नहीं समझे? तो आपको लगता है कि जज साहब उतर के तुरंत फांसी पे चढ़ा देंगे? तो भी वो 100 नंबर पे पुलिस को ही कॉल करेंगे। अब पुलिस किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। अब बताओ, जज साहब जा रहे हैं, मालूम चला कि रेड लाइट जम कर गए, कट गया चलान। किसने चलान काट दिया? पुलिस ने। होगा नीचे। तो क्या कहोगे? कोई भी जरूरत के हिसाब से। अब कोर्ट में है तो कोर्ट में तो भाई जज साहब, वो तो डीएम को 1 रुपया कुछ नहीं समझता बोला जी, उल्टा बहुत गाली देता डीएम सबको, देखा होगा आपने। लेकिन वही जज साहब रोड पे आ जाए तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी चलान काट देगा। तो क्या कहोगे आप? लेजिस्लेचर कहां पावरफुल है, लॉ ही ऐसा बनाऊंगा कि आप कुछ नहीं बोल पाएंगे हमें। बहुत कहानी। तो आप ये नहीं कह सकते कौन बड़ा कौन छोटा, सिचुएशन के हिसाब से कोई बड़ा कोई छोटा दिखता रहता है। चलिए जी, अब हमें एक चीज पढ़ना, जो लॉ वाली दुनिया में घुसे हुए हैं तो ये भी पढ़ ही लें। आओ हेडिंग बोलो। इसको लिखो डिवीजन ऑफ पावर, लिखो तो ऑब्लिक करके, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ये तुम लोग को जीएसटी में पढ़ाया था मैंने, कस्टम में भी पढ़ाया था। लिखा डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ऑब्लिक करके लिखो डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है तुम्हें लॉ बनाने का पावर लेजिस्लेचर का है? पर लेजिस्लेचर तो भारत में 2 तरीके का है, सेंट्रल लेवल पे भी लेजिस्लेचर है और स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर है। तो कैसे होगा? तो आइए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी देखो चार्ट में। एकदम डिट्टो यही तुम लोग को जीएसटी में पढ़ाया हुआ।
आपको याद होगा आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ बनाने का पावर, क्या बनाने का पावर, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। उसको ये बांट दिया है 3 लिस्ट में। द फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, लिस्ट फर्स्ट, यूनियन लिस्ट। कितनी एंट्रीज हैं, एंट्रीज का मतलब सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जिस पे लॉ बनना है। चलो लिस्ट सेकंड, कितनी एंट्रीज हैं, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, कितनी एंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा एंट्रीज तो लिस्ट फर्स्ट में ही है। आइए, लिस्ट फर्स्ट में जितनी एंट्रीज हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, ओनली द सेंटर, सेंटर मींस पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूट कौन कराएगा, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे सेंट्रल कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करेगा ना। आइए, स्टेट लिस्ट के में जितने मुद्दे आएंगे उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा विधान परिषद, याद रहेगा। और कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे आएंगे उस पर दोनों ही लॉ बना सकता है, सेंटर भी और स्टेट भी। बात समझ में आ गया। तो इसको बढ़िया ढंग से समझ लो, याद रखना, कोई भी लेजिस्लेचर दूसरे के पावर में घुस नहीं सकता। जैसे स्टेट लिस्ट फर्स्ट पे लॉ नहीं बना सकता, सेंटर लिस्ट सेकंड पे लॉ नहीं बना सकता, ये सब सेपरेट पावर्स हैं। क्या है, सेपरेट पावर्स हैं। जैसे पुलिस सिस्टम, ये आता है स्टेट लिस्ट में, तो पुलिस के ऊपर कौन लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। देखा होगा पुलिस तो राज्य सरकार की होती है। अब बोलो तो दिल्ली में तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है ना, आधा यूनियन टेरिटरी आधा स्टेट, तभी तो सेंटर के हाथ में है। अरे दिल्ली पुलिस अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा तो भाई कैपिटल है भाई पूरे इंडिया का, तो मुश्किल ही हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा मालूम चला। तो इसलिए तो बाकी आप देखिएगा जनरली स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस होती है ना। लेकिन इनकम टैक्स ये तो पूरे भारत में एक जैसा है, तो वो लिस्ट फर्स्ट में है नहीं। उसके बाद तुम्हारा कंपनी, ये भी यूनियन लिस्ट में है, लिस्ट फर्स्ट में है। कहाँ है, लिस्ट फर्स्ट में। तो कंपनी से जुड़ा हुआ कानून पूरे भारत में एक जैसा है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा याद अच्छे से, एक बार बोल दो मेरे साथ साथ। आर्टिकल 246 में कितने लिस्ट में बांटा गया है लॉ बनाने का पावर, पहला कितनी एंट्रीज, क्या क्या बोलो। उसके बाद लिस्ट सेकंड, उसके बाद लिस्ट थर्ड, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में कौन लॉ बनाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट में बोलो, ओनली द पार्लियामेंट। लिस्ट सेकंड कंकरेंट, ये चार्ट बुक में बना हुआ है, ये वहीं बना है, कहीं और बन गया गलती से। अरे वाह, तभी तो इतना शांत है सब। आइए चलो, तो इसका मतलब ये पूरा पावर बांटा गया है। लेकिन ये देख लो आ गया एक्सेप्शन, ये बड़ा भयंकर एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। डिट्टो एक्सेप्शन अभी उधर जाएंगे ना शुरुआत के पेजेज में, तो ये आने वाला, तो मैं बोलूँगा मैं ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जनरली स्टेट के मुद्दे पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन याद रखना कभी कभी यूनियन, यूनियन का मतलब सेंटर, स्टेट के मुद्दों पे भी लॉ बना सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इसमें देखिए तो क्या है एग्जैक्टली कि पार्लियामेंट जो सेंटर है, लेकिन लॉ किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा रहा है, स्टेट पे। अब ये अजीब बात नहीं है, अगर देखा जाए तो स्टेट का मुद्दा है तो स्टेट को लॉ बनाना चाहिए था ना, सेंटर कहाँ से लॉ बना रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, एक्चुअली इमरजेंसी है। क्या है, इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी है तो करना ही पड़ेगा। आइए बताता हूँ, इधर देखो, सबसे पहला इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा लग रहा है कि किसी राज्य में हालात बहुत खराब हो गए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है उस स्टेट को, तो आपको सुना होगा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, सुना है, राष्ट्रपति शासन, है ना। अब जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर में भी देखिए चल रहा था सब कुछ, वहाँ अपनी सरकार थी, और उस सरकार को ख़त्म करके क्या लगाया गया, पहले प्रेसिडेंट रूल, और रूल लगा के फिर आर्टिकल क्या था 370 हटा दिया, और अभी तक तो प्रेसिडेंट रूल में ही चल रहा है वो, मालूम है ना, वहाँ भी राज्य सरकार नहीं है। आइए, अच्छा इमरजेंसी लग जाए तो देश में, जब इमरजेंसी लग जाए तो तुम्हारा सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तो सब सारा पावर किसके हाथ में चला आता है, केंद्र, सेंटर। इमरजेंसी तो एक ही बार लगा देश में, एक ही बार लगा ना, इंदिरा गांधी के समय में। कोविड में भी इमरजेंसी था ना, ना, ना।
वो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी का मतलब आपके फंडामेंटल राइट खत्म। जो कोविड में लगा था वो लगा था डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लगा था, है ना, सारे राइट्स थोड़ी ले लिए गए थे आप। आइए, अच्छा, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खत्म हो गई है, मतलब वहाँ का चीफ मिनिस्टर बर्बाद किया जा रहा, मार पीट लड़ाई झगड़ा काटा कूटू सब हो रहा है, तो आपको उस केस में नहीं लगता कि सेंटर इंटरफेयर करेगा? बताओ, सेंटर इंटरफेयर करेगा। अभी अगर आपको पता हो तो उधर पंजाब में इंटरफेयर कर रहा है सेंटर। पंजाब में जब सेंटर को लगा कि पंजाब गवर्नमेंट का हिम्मत नहीं है लेने का एक्शन, तो वो अपना फोर्स भेज दिया, और अपना फोर्स भेज दिया तो हालत ख़राब है वहाँ। आप समझ नहीं रहे हैं ना, जब जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, राष्ट्र हित की बात आएगी, तो स्टेट थोड़ी देखा जाएगा तब। अगला, अच्छा, 2 और मोर स्टेट खुद ही पहुंच गए सेंटर के पास, सर हमारे लिए लॉ बना दो। अब 2 स्टेट आपस में झगड़ गए, जैसे शायद कर्नाटका और कौन एक है स्टेट, कावेरी नदी या कोई नदी को लेकर झगड़ रहा है वो लोग, है? कौन है कर्नाटका और कौन है? तमिलनाडु है। अब बताइए, और छोड़ो, हरियाणा पंजाब, एसवाईएल, एसवाईएल नहर है ना कोई, उस पर ये लोग झगड़ रहा है। अब बताइए, हरियाणा और पंजाब दोनों आपस में झगड़ेगा, तो फिर दोनों अपने अपने हिसाब से लॉ बना देगा। पंजाब वाला लॉ बना देगा हरियाणा के खिलाफ, हरियाणा वाला लॉ बना देगा पंजाब के खिलाफ। ऐसे में तो फिर झगड़ा चलता ही रहेगा। तो क्या हो सकता है दोनों स्टेट पहुंच जाएं सेंटर के पास कि मोदी साहब आप ही कुछ देखिए, और मोदी साहब बोल दिए दोनों में से किसी का नहीं, मेरा है, खत्म कहानी, है क्या नहीं? अगला, अच्छा, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। अब जैसे देखिए, यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, इस सब का बॉर्डर टच होता है नेपाल से। अब जब नेपाल से बॉर्डर टच हो रहा है, तो आपको लगता है कि नेपाल बॉर्डर टच हो पे जहाँ बॉर्डर होगा नेपाल का, वहाँ राज्य सरकार होगा, मतलब बिहार सरकार और यूपी सरकार खड़ा है, ये तो कुछ भी करवा देगा वो लोग। तो क्या हो सकता है वहाँ पे वो आर्मी सब रह जाए? तो भाई इंटरनेशनल मामला आ गया तब तो कौन बीच में घुस जाएगा? सेंटर, चाहे वो आपका स्टेट का ही जगह क्यों ना हो, है कि नहीं? पंजाब से तुम्हारा शायद पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है, पाकिस्तान से होता है ना, पंजाब से होता है ना, और जम्मू एंड कश्मीर का तो खैर होता ही है कि नहीं? चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं, ये 3 रूल्स हैं वो हम पढ़ते हैं। क्या हो गया तुम लोग ऐसे कुकू कुकू क्यों कर रहे हो? हैं? आवाज से ऐसा लग रहा है कुकू कुकू कर रहे हो, क्या हो गया? भूख भूख लग रही है? भूख किस बात की है यार, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है हमारी इस बार। अच्छा अच्छा, मैं ये तो भूल गया यार, मैं अपने टाइम से क्या मतलब, तुम तो सुबह से ही हो। अच्छा, कितने बच्चे वो मेरे टाइम से आए हैं आज? तो जब मेरे टाइम से आए इनको तो भूख लगी नहीं होगी, बाकी लोगों को लगी होगी। कितने लोग सुबह से? अच्छा, ज़्यादातर लोग सुबह से हैं, कोई बात नहीं, ये 3 पढ़ा के फिर करता हूँ, ये 3 पढ़ा के ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? आइए, ये 3 प्रिंसिपल हैं, ये 3 क्या हैं? प्रिंसिपल हैं। लिखो प्रिंसिपल, लिखिए 3 प्रिंसिपल्स लिखो, 3 प्रिंसिपल्स ऑन, 3 प्रिंसिपल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 3 principles of distribution of legislative power, 3 principles on distribution of legislative power। ये जो 3 लिस्ट मैंने बना के दिया है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा उसी पर ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, लिख दिया, ठीक है? पहला, प्लेनरी पावर्स। आप पढ़ो पहले, ये थोड़ा ना टफ है, तीनों प्रिंसिपल टफ है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 लाइनें पढ़ो तो। पढ़ लिया? जरा तुम बताओ, ये तुमने कहीं पढ़ा हुआ है पहले? ना ना, तुमने कहीं पढ़ा हुआ है ये, और अगर तुम दिमाग नहीं लगा पाए तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि तुमको दिमाग नहीं है। कष्टम ना,
हिंट चाहिए क्या? हिंट चाहिए, हिंट, हिंट। तुम ना एग्जाम्पल में घुसे हुए हो। एग्जाम्पल से पहले वाला लाइन 3 पढ़ो। एग्जाम्पल को देख के प्रिंसिपल लोग समझते हैं। मैंने सुना था प्रिंसिपल को समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं लोग। एक बच्ची ने लिख दिया है ऑनलाइन में, उसका नाम है पारुल गोयल। और पारुल गोयल ने, चीटिंग हो ही नहीं सकता इसमें, एक्चुअली सब्जेक्ट ही अलग है। वो एकदम सही बोल दी है। बोला सर क्या? हाँ, कुछ और भी आवाज़ कहीं से आ रही है। एमओए चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा था एसबीसी में, और एसबीसी में जब तुम पढ़ते हो और वहाँ पर पढ़ते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो जो मेन ऑब्जेक्ट है वही लिखना पड़ता है, जो इंसिडेंटल एंसिलरी है वो इम्प्लाइड माना जाता है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी लिस्ट में कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पे डायरेक्टली लॉ बनाइए, और उस मुद्दे से जुड़े हुए चीज़ पे भी आप लॉ बना सकते हैं, इतना माना जाता है। मतलब ये नहीं कि हमने लिखा इनकम टैक्स तो सिर्फ इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड कैसे होगा, ये इस पे भी लॉ बना सकते हैं। इनकम टैक्स लेने के लिए छापा कैसे मारा जाएगा, उसके ऊपर भी लॉ बना सकते हैं। तो प्लेनरी पावर का मतलब जिस मुद्दे को हमने आपके पावर में रखा है, उस मुद्दे से जुड़े हुए जो और इंसिडेंटल एंसिलरी चीज़ें हैं, आप उस पर भी लॉ बना सकते हैं। तुम पढ़ के देखो, यही आंसर दिया, और एग्जाम्पल में वही लिखा है कि अगर आपको टैक्स इंपोज करने का राइट है, मतलब लॉ बनाना है किस पर, इंपोजिशन ऑफ टैक्स, तो आप रिफंड पे भी बना सकते हैं, और बहुत बार टैक्स हम नहीं लेंगे इस पर भी बना सकते हैं, और कैसे कलेक्शन होगा हम इस पर भी लॉ बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। तो प्लेनरी का मतलब इंसिडेंटल और एंसिलरी, इंसिडेंटल और एंसिलरी चीज़ों पे भी आप लॉ बना सकते हैं। इतना तो पावर है कि नहीं। अब एक बात बताइए, जितनी एंट्रीज लिखी जाती हैं वो तो एक एक लाइन की एंट्रीज होती हैं, तो क्या एक लाइन लिखा बस उसी पर लॉ बनाओगे, उसी लाइन पे, कि उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे भी लॉ बना सकते हो? उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे भी लॉ बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनरी पावर्स। याद रहेगा। चलो अब आ जाओ पीथ एंड सब्सटेंस रूल। आपको क्या करना है, ये एक साथ पढ़ना है इतना, ये कलर लेबल लेजिस्लेशन भी पढ़ना है, जितना मैंने बोला है उतना पढ़ना है। पढ़ा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कलर लेबल लेजिस्लेशन, ये 1 2 3, ठीक है, पढ़ लिया ये। एक्चुअली होता क्या है, देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि लिस्ट फर्स्ट है और एंट्रीज हैं, तो इस पर सिर्फ कौन लॉ बनाएगा? ओनली पार्लियामेंट, है ना। लिस्ट सेकेंड है और 66 एंट्रीज है, इस पर कौन लॉ बनाएगा? तो सुनो, कभी कभी क्या होता है, ये लोग बदमाशी करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है? बदमाशी करता है। अब बदमाशी में क्या करेगा सो सुनो। पार्लियामेंट लॉ बनाया, दिखाया जैसे कि हम 97 एंट्री पे लॉ बना रहे हैं, मतलब दिखा क्या रहा है, जैसे हम 97 में से किसी एंट्री पे लॉ बना रहे हैं, हल्का सा टच करके इसको आ गया, मतलब दिखा रहा है कि हम अपने लिस्ट में हैं, लेकिन घूम फिर के जाकर थोड़ा सा टच करके किसको आ गया उसको। अब बोलो सर हल्का सा टच क्यों कर रहा है, उसको उधर से भी टैक्स चाहिए। नहीं समझ में आया? अरे झगड़ा करता रहता है ना, सेंटर और स्टेट आपस में झगड़ा करता रहता है ना। सेंटर कहता है मेरा टैक्स, तो स्टेट क्या कहता है? मेरा टैक्स। सेंटर को लगता है कि मेरे पास टैक्स का पैसा आएगा तो हम ज़्यादा विकास करेंगे, मेरी सरकार जिंदगी भर रहेगी,
स्टेट को लगता है मेरे पास टैक्स का ज़्यादा पैसा है, हम ज़्यादा विकास करेंगे, मेरी सरकार रहेगी। क्यों ममता बनर्जी झगड़ा नहीं करती रहती है हमें कि हमें पैसा नहीं मिला टैक्स का, हमें पैसा नहीं मिला टैक्स का? तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, याद रखना, अगर आपने, सुनो, अगर ऐसा किया, दिखा क्या रहे हैं आप अपने औकात में, लेकिन घुस गए दूसरे में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसे लॉ को कहा जाएगा कलर लेबल, रंगीन लॉ। क्या है? रंगीन। और रंगीन लॉ हो जाएगा नल एंड वॉइड। क्लियर है? पहले ये समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज देखो ना तुम, कलर लेबल का देखो तो क्या ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर दिखाता है कि हमने लॉ अपने, मतलब एकदम पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है, अपने लिस्ट में हम, लेकिन देखो रियलिटी में क्या है, दैट लॉ एम्स एट अचीविंग समथिंग विच द लेजिस्लेचर कुड नॉट डू सो, है कि नहीं? वो घुस गया गलती से कहाँ? दूसरे में। तो यहाँ लिखा भी है ना, ये तो यहाँ भी, द लेजिस्लेचर में स्लाइटली एनक्रोच अदर लिस्ट, इसको इससे जोड़ दो। तो क्या ये पूरा घुस गया या स्लाइटली घुसा है? वो स्लाइटली थोड़ा घुस के सोच रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? द पार्लियामेंट को क्या लग रहा है कि घुस जाओ स्टेट लिस्ट में, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता तो जानते हो, पता किसको चलेगा? स्टेट को पता चलेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताइए आप। अरे जैसे अभी मैं खड़ा हूं मालूम चला और कोई बगल से मुझे छू के निकल गया, तो उसको लग रहा है बच्चे स्टूडेंट नहीं देखेंगे, तो मुझे तो पता चल ही गया होगा। अगर मैं सेंसिटिव हूं तो, मैं आलसी किस्म का हूं तो हाथ भी काट के ले जा, मुझे पता नहीं चल रहा है, ये कोई मतलब है क्या? तो स्टेट को तो पता चल गया, स्टेट केस कर दिया होगा। क्या कर दिया? स्टेट केस, कि सर पावर तो सेंटर का नहीं है, ये तो हमारा पावर है और ये हमारे पावर में घुस रहे हैं, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा केजरीवाल साहब आरोप लगाते हैं, है ना, है ना? और बोलते हैं ना वो स्टेट विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, कि अरे करना, देखा है वो बोला, न खुद करते हैं ना मुझे करने देते हैं। और उसके बाद जो लेवल पे वो बोले थे वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, यानी मतलब हद ही कर गए थे वो ना। कहते हैं कि पावर हमारा है, यूज कौन कर रहा है? सेंटर। आरोप लगता है कि नहीं लगता? पहले बताइए आप। इन दोनों में क्या होता रहता है? झगड़ा, सेंटर और स्टेट में। तो सुनिए, ऐसे पीस ऑफ लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं हम? बोलो, कलर लेबल, और ये होगा इनवैलिड। ठीक है, अब कलर लेबल लेजिस्लेशन का एक एग्जांपल है, जरा बताओ तो इसमें क्या हुआ था, पढ़ो। इन कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक एक्ट पास हुआ था, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। पढ़ो तो पूरा इसको। क्या यहाँ पे सरकार जबरदस्ती प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही थी और उसके लिए कंपनसेशन भी नहीं दे रही थी, है कि नहीं? तो आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप टैक्स ले रहे हो, और टैक्स स्टेट के हाथ में तो आता नहीं, तो सेंटर का काम था। तो जो काम सेंटर का है वो कौन करना चाहा? स्टेट। और इसलिए इस एक्ट को क्या कर दिया गया? इनवैलिड कलर लेबल लेजिस्लेशन कर दिया गया। अब आते हैं पीथ एंड सब्सटेंस रूल में। चलो, पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब लिखो इंटेंशन। पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंशन। लिखा इंटेंशन। अब देखिए जरा ध्यान से सुनना आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई कलर लेबल लेजिस्लेशन है, स्पेलिंग सही है ना? देखो तो कलरेबल का, ठीक है ना, कलरेबल है ना, कलरेबल लेजिस्लेशन हुआ, क्या तुरंत उसको कर दोगे इनवैलिड, या पीथ एंड सब्सटेंस चेक करेंगे? पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब इंटेंशन। एग्जांपल सुनिए, मालूम चला जो मेरे साथ सच में हुआ था वो बता रहा हूँ, बहुत बता भी चुका हूँ। एक बार मैं फिल्म देखने के लिए गया सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में, और मैं अपना भी वो लेके गया था, वो जो बकेट होता है जिसमें पॉपकॉर्न होता है, लेकिन फिल्म में मैं इतना खो गया कि मैं बगल वाले का खा गया। नहीं होता है कभी कभी लाइफ में, तुम लोग के साथ भी हुआ होगा।
तुम लोग के साथ नहीं हुआ एक्चुअली, तुम लोग खाते थोड़ी, तुम लोगों को खिलाता है, तो तुम लोगों को क्या मालूम चलेगा। मैं तो अपना ही खरीदता हूँ, खुद ही खाता हूँ। तो अरे इस साइड मैंने रखा हुआ था, उन्होंने इस साइड रखा था, तो एक्चुअली ये हाथ ज़्यादा चलता है ना, राइट वाला। तो अब ऐसे कैसे उठा के खाऊंगा। तो क्या हुआ, कुछ देर तो ऐसे उठा के खाया मैंने, कुछ देर फिल्म देखते अजय देवगन की फिल्म थी, अरे हाँ। अब एक बात बताओ, मेरा राइट तो नहीं बनता था, मैं घुस गया उस दूसरे के राइट में। अब दूसरे के राइट में घुसा तो क्या तुरंत मार देगा थप्पड़ मुझे, कि माओ चला पर बकेट उकेट मुंह पे डाल दिया, जैसा फिल्मों में होता, पीट पाट दिया पकड़ के मुझे। क्या ऐसा होगा कि पहले वो देखना चाहेगा पीथ एंड सब्सटेंस, पहले चेक किया जाएगा पीथ एंड सब्सटेंस। पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब इंटेंशन ऑब्जेक्टिव। अगर पीथ एंड सब्सटेंस निकला मैलाफाइड, क्या निकला, मैलाफाइड, मतलब मैलाफाइड मतलब जानबूझ के मैंने किया था, जानबूझ के मतलब पहले अपना खत्म कर दिया था पूरा खा के, और फिर दूसरे का भी खा रहा था, तो मैलाफाइड इंटेंशन है। तो ये क्या माना जाएगा बताओ, तब तो ये माना जाएगा कलरेबल लेजिस्लेशन, और ये क्या मान लिया जाएगा बोलो, इनवैलिड। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकला तो, बोनाफाइड है तो, या अनइंटेंशनल है तो, अनइंटेंशनल देख लेना, बाद में पूछना नहीं मैंने क्या लिखा, तो फिर ये वैलिड ही रहेगा। बस वो क्या होगा, जो एनक्रॉच पार्ट है, क्या है, एनक्रॉच पार्ट, उसको हटा दिया जाएगा। क्या लिखोगे, रिमूव, है ना, वैलिड, एंड क्या करना पड़ेगा तुम्हें, रिमूव द एनक्रॉच्ड पार्ट। एनक्रॉच्ड पार्ट का मतलब समझ में आया, बोलो क्या, जो दूसरे में नहीं घुस गया था थोड़ा सा, तो उस पार्ट को हटा दिया जाए, बस उस पार्ट को तो हटाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, ये कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में जाइए, दूसरे का खा जाइए और कहिए पीथ एंड सब्सटेंस चेक कर, पहले क्या चेक कर, पीथ एंड सब्सटेंस। पीथ एंड सब्सटेंस का मतलब इंटेंशन। यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड जैसा नहीं तुम लोग को फील नहीं हो रहा, मैं उधर से आया हूँ पर ठंड सा तो है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम लोगों की, नहीं होगी क्या, हाँ तभी बंद करा था, ओहो। और ये फैन कौन सी खुशी में, नीतीश कुमार जायसवाल को हवा दे रहे हो वहाँ, देखो है, वो जो नीतीश कुमार जायसवाल का फोटो लगा हुआ मुस्कुरा रहा है, उसको हवा मिल रहा है क्या ये, लव फॉर लॉ, डिवोटेड फॉर CS। अरे पीछे का फैन ऑफ करो, कहा वो मेरे बोर्ड को हवा दे रही हो तुम। मैलाफाइड, कलरेबल लेजिस्लेशन, इनवैलिड, बोनाफाइड है तो अनइंटेंशनल, वैलिड रहेगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा, रिमूव द एनक्रॉच्ड पार्ट, बस नहीं, रिमूव द एनक्रॉच्ड पार्ट। एनक्रॉच का मतलब समझे, जो तुम किसी और में, जो दूसरे लिस्ट में नहीं घुस गए थे थोड़ा सा, आपको वो पार्ट हटाना पड़ेगा। अच्छा फिल्म देखने मैं नहीं गया, अब जाऊंगा अभी, लेकिन अभी पहले गाड़ी आ गई थी तो मैं नहीं गया, जाऊंगा 2-3 दिन में जाऊंगा। लेकिन मैंने सुना बहुत अच्छा रिव्यू आया फिल्म का, और काफ़ी फिल्म कमा भी रही है। वो अजय देवगन है यार, वो कुछ लोग तो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, हमें तो हेट हो गया सुन सुन के, अब तो हम एकदम नहीं देखेंगे ये फिल्म, अजय देवगन की फिल्म। अरे वो सच में वर्सेटाइल एक्टर है। अच्छा उसकी एक और फिल्म आ रही है मैदान, उसका भी टीजर आ गया है अभी नहीं, शायद जून में आ रही है। उसमें मुझे लग रहा है नेशनल अवार्ड जीत जाएगा वो, एक्टिंग बहुत शानदार किया वो। कितने लोगों ने ये फिल्म देख ली अभी जो रिलीज हुई है, कैसी फिल्म है, अच्छी है ना, मतलब पूरे एकदम 2-2.5 घंटे एकदम सीट पे बैठे रहेंगे, है ना, पठान की तरह तो नहीं है, है? क्या डिपेंड कर रहा है किसके साथ गए हैं।
अजय देवगन और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, अकेले ही देखता हूं मैं, है ना। या मेरे बगल में जो रहा उसको बोल, देखो देखो अजय देवगन, देखो क्या दम है ना, हीरोइज्म है, मैस्कुलिन है। और आजकल का हीरो सब तो हीरोइन लगता है दिखने में। नहीं, अजय देवगन बोलता है तो लगता है कि किसी ने बोला, है ना। उससे नहीं पूछता है कि पहले कभी दिखे नहीं, अगर मैं दिख जाता तो तू नहीं दिखता, अगर ऐसे बोलता है ना अजय देवगन। तो ये हुआ मर्द वाली आवाज। और सब आजकल का हीरो सब जोर से बोल देता तो लड़की का आवाज निकल जाता है मुंह से। तो अजय देवगन मैस्कुलिन है। चलिए, प्लेनरी पावर हो गया, पीथ एंड सब्सटेंस हो गया, कलर लेबल लेजिस्लेशन हो गया। डेलीगेटेड भी करा दूं या रोकूं बीच में? करा दूं? ठीक है, बच्चा से बोला करा देने के लिए, करा ही देता हूं। उसके बाद शुरू से शुरू करेंगे ना, फिर वो जो शुरुआत के पेजेज हैं। ये 5 मिनट का गेम है। आ जाओ, चलो हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। अरे जल्दी जल्दी का मतलब सिर्फ एशन बोल के नहीं छोड़ना था। मैंने बोला जल्दी जल्दी। एशन क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब जरा ध्यान से सुनो, आप मुझे एक चीज बताइए। देखिए इधर आपको 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी दिखाता हूं बार बार। लॉ बनाने का काम किसका है इसमें? लेजिस्लेचर का है। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है या मेरा उतना एक्सपर्टनेस नहीं है। बोला सर एक्सपर्ट नहीं मतलब पार्लियामेंट एक्सपर्ट नहीं? अरे भाई छोटे छोटे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं। आपको लगता है कि जमीनी मुद्दों को पार्लियामेंट देख पाता है? जमीनी मुद्दों को ज्यादा देखता है सरकार, क्योंकि सरकार के लोग गली गली में घूम रहे हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो सुनिए इधर देखिए जो बता रहा हूं। तो कभी कभी पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि उसके पास टाइम की कमी है, एक्सपर्टनेस की कमी है, सोच की कमी है, मेरा एरिया उतना वाइडर नहीं है, हम कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते, जमीन तक नहीं पहुंच सकते। तो एक काम करते हैं, मेन मुद्दों पे लॉ हम बना देते हैं, छोटे मोटे प्रोसीजरल चीजों के लिए लॉ बनाने का पावर किसी और को दे देते हैं। तो लेजिस्लेचर ने जहां सोचा किसी और को दे देते हैं, तो लेजिस्लेचर ने इसका मतलब अपना पावर डेलीगेट किया। तो ये अपना पावर डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को। और एग्जीक्यूटिव तो 2 तरीके का है, या तो गवर्नमेंट को कर देते हैं या रेगुलेटर्स को कर देते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने इस पावर का इस्तेमाल करके लॉ बनाया, तो ये इसका ओरिजिनल पावर था या डेलीगेटेड पावर था? तो उस लॉ को बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रेगुलेटर ने अगर लॉ बनाया, रेगुलेटर का काम लॉ बनाना नहीं था, उसका काम था लॉ को एग्जीक्यूट करना। और अगर वो लॉ बना रहा है तो पक्का लेजिस्लेचर ने अपना पावर उसको खुद दिया है, तो वो भी जब लॉ बनाएगा दैट बिकम्स द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बताइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या ये ओरिजिनल पावर्स होते हैं या डेलीगेटेड होते हैं? और ये पक्का है कि लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना रहा होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर खुद लॉ बनाएगा तो डेलीगेटेड वर्ड कहां से आएगा? डेलीगेटेड वर्ड ही तब आएगा जब लेजिस्लेचर के अलावा कोई लॉ बना रहा हो। और लेजिस्लेचर के अलावा तो 2 ही लोग हैं, या तो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियरी है। तो अगर जुडिशियरी लॉ बनाए तो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाए तो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नाम अलग अलग हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो रूल्स, अगर रेगुलेटर लॉ बनाएगा रेगुलेशन। सेबी जब भी लॉ बनाता है रेगुलेशन, आईसीएसआई जब भी लॉ बनाता है रेगुलेशन, आईआरडीए जब भी लॉ बनाता है लेजिस्लेशन, आईबीबीआई जब भी लॉ बनाता है लेजिस्लेशन, एमसीए लॉ बनाता है रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है रूल्स। मिनिस्ट्री है ना, आप देख लीजिए, आपको सेंट्रल जीएसटी के अंदर कितने रूल्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने रूल्स हैं, सब कौन बनाया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द एग्जांपल्स ऑफ डीएल। डीएल मींस ड्राइविंग लाइसेंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कुछ वर्ड्स हैं, बोल दो, इज्जत दे दो उसको। हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये वर्ड भी धन महसूस करेगा कि तुम्हारे जैसे आलसी बच्चों के मुंह से निकला। कुछ बच्चा रिकॉर्ड बनाता है डेली क्लास में, डेली आता है और सुबह से शाम तक बैठता है, लेकिन एक बार भी जो ये लिप्स को दुख दे दे, पता नहीं लिप्स किसके लिए बचा के रखा है, मतलब सॉरी किस काम, सॉरी मतलब क्यों बचा के रखा है। अभी टाइम है, चलो देर सुनो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? तो प्लीज लिप्स हैं तो बोलिए, बोलिए, उसको थोड़ा दुख दीजिए। आइए,
डीएल, डीएल का मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये तो पक्का है, जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा वो लेजिस्लेचर नहीं होगा, अदर देन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ऐसा करता क्यों है, क्यों अपना पावर किसी को देता है, बताओ? उसका कारण है लिमिट्स हैं बेचारे के, लिमिट्स ऑफ द टाइम, लिमिट्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब बोलो, दायरा। उनका काम करने का दायरा उतना बड़ा नहीं है जितना सरकार का है। और ऐसे भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए तो कुछ वेपन रखोगे। जैसे साल भर तो पार्लियामेंट फंक्शन करता नहीं है, 365 दिन में से 100 दिन भी ठीक से फंक्शन नहीं करता है। तो एक बात बताइए, उस समय जिस समय पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस समय तो रूल्स रेगुलेशन से काम चलेगा, क्योंकि सरकार तो 24/7 है। नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? आइए, तो एक जल्दी मुझे बताओ, जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा कौन करेगा ये, अदर देन लेजिस्लेचर। क्योंकि लेजिस्लेचर करेगा तो उसका खुद ही हो गया ना, ठीक ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक और नाम से जानते हैं, वो भी लिख लो इसी बात पे, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लिखो, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट का मतलब जो ओरिजिनल है वो नहीं कर रहा है, उससे कोई छोटा कर रहा है। चलिए जी, तो क्या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि वो चाहे तो डेलीगेट कर सकते हैं? पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाते बनाते बहुत बार क्या कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है पावर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कितने तरीके का है, या तो लेजिस्लेशन सुप्रीम हो सकता है या सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बोलो? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आइए, जो सुप्रीम है वो तो खुद ही लेजिस्लेचर ने किया है, यहां एक्ट बनेगा। अरे सुप्रीम का मतलब पार्लियामेंट, और द स्टेट लेजिस्लेचर ये सुप्रीम हो गया, तो ये तो खुद ही यहां क्या बनेगा, एक्ट। सब ऑर्डिनेट में कौन बनाएगा भाई, तो अदर देन लेजिस्लेचर। अदर देन लेजिस्लेचर, इसके अंदर क्या बनेंगे, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब। आ जाओ, अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। इसके अंदर सबसे नामी कौन है, रूल्स। इसी के अंदर कौन आ सकता है, रेगुलेशन। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में दोनों आता है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और रेगुलेटर। अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो रूल्स, रेगुलेटर बनाएगा तो रेगुलेशन। अरे एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं ना, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर। गवर्नमेंट बनाएगा रूल्स और रेगुलेटर बनाएगा तो रेगुलेशन। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई ताकत? कुछ नहीं, ठीक। आगे, जुडिशियल लेजिस्लेशन। आपको याद होगा सीपीसी में हमने पढ़ा था, सीपीसी में हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स बनाया हुआ है, याद है? सीपीसी के दो पार्ट, सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल। अब प्रोसीजर में तुमको याद होगा हाई कोर्ट ने बनाया हुआ था ऑर्डर्स, अब हाई कोर्ट लॉ बना रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो हाई कोर्ट को बहुत बार पावर दिया रूल्स बनाने का, ऑर्डर्स बनाने का। सीपीसी में तुमने देखा था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इतना तो पक्का है कि बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, डेली क्लास में आते हैं, घर जाते हैं और बस घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं। म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, ये कौन बनाता है भाई, म्युनिसिपल अथॉरिटीज। दिल्ली में कौन है, एमसीडी। जानते हो एमसीडी? अब एमसीडी के बहुत कानून नहीं आते, प्रॉपर्टी टैक्स भरो, ये भरो, वो भरो। अभी तुमने देखा हो प्रॉपर्टी टैक्स खूब भरा जा रहा है। अभी 31 तारीख लास्ट डेट है प्रॉपर्टी टैक्स भरने का, और इन्होंने एक स्कीम लाया। आप लोग को बता देता हूँ, माता पिता को बता दीजिएगा कि अगर 2 साल का भर देंगे ना आप, तो आज तक का जितना नहीं भी भरेंगे सब माफ़ हो जाएगा। जैसे मालूम चला आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली में और आपने 20 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, बस 2 साल का भर दीजिए, 18 साल का माफ़। अभी ये स्कीम चल रहा है, 31 तारीख तक लास्ट डेट है। कल मैं भी रात भर इसी काम में लगा रहा हूँ कार के बाद, और तब जाके आज लगभग भर दिया पूरा मैंने, जहाँ जहाँ भरना था मुझे। तो आप लोग का भी कोई प्रॉपर्टी हो तो भर सकते हैं। मकान मालिक की बिल्डिंग का नहीं भरना है, का सर आज ही पीजी का भर के आते हैं, वो कौन भरेगा। लेकिन आप लोग जो दिल्ली के रेजिडेंट होंगे वो अपने माता पिता को बता दीजिएगा कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स बस आज ही लास्ट डेट है। चलिए, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, यूनिवर्सिटीज, आईसीएसआई, आईसीएआई,
यूजीसी, नाम सुना है ये सबका? ये सब ऑटोनोमस हैं। क्या है? ऑटोनोमस है, स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, और ये अपने लिए क्या बनाते हैं? लॉ। तो आईसीएसआई के रेगुलेशंस बनते हैं, मालूम है ना, कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन। ठीक है, चलिए, कॉलोनियल लेजिस्लेशन। अब ये तो उस जमाने की बात है जब हम क्या थे? कोरोना में थे। याद हालत है, हैं? हाँ, मतलब हम आज़ाद नहीं थे, हम दूसरे देश के मात्र एक कॉलोनी टाइप के थे। तो वो लोग हमारे लिए क्या बनाते थे? लॉ। तो ये पहले होता था इंडिया में। अब हांगकांग, कौन कौन देश बोले थे? हांगकांग बोले थे, और क्या बोले थे? तिब्बत, ताइवान, इस सब में तो अभी भी कॉलोनियल लेजिस्लेशन हो रहा होगा, है ना। चलिए जी, अब जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम शुरू से जब पढ़ते आ रहे थे वो पढ़ेंगे, ये बीच वाला पार्ट खत्म। ठीक है, तो आपका ब्रेक स्टार्ट होता है 1:05 हुआ है। 1 बजे क्या हुआ है? 5 हुआ है। तो 1:55 में अगर मैं 15 मिनट जोड़ूं, 5, 10, ये वो, अच्छा 2:15, जाओ जी लो जिंदगी। कैसे 2:20 होगा? 20, 5, 25, 2:20 में हम वापस मिलेंगे।